हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय के वर्ष 2023, 22, 21, 20, 19, 18, 17 और 2016 के सभी लघुत्तरी प्रश्नों को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 से 2016 तक के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को एक वीडियो में और 2023 से 2016 तक के सभी अति लघुत्तरी प्रश्नों को एक अलग वीडियो में पढ़ लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले 2023 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2023 का पहला लघुत्तरी प्रश्न सरल कीजिए। 3/4 पे 2 घात, 2 घात ये नहीं है, यह मिस्टेक हो गया है, -2 घात है, भगे 2/3 पे -4 घात। इसको सॉल्व करने के लिए नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है। ये प्रश्न हो गया और इसके नीचे सोल्यूशन है। पहला है, पहले को ऐसे लिख लिया, दूसरा है भाग में है, भगे 2/3 पे -4 घात। जब भाग का अर्थ है कि 3/4 पे -2 घात भगे 2/3 पर -4 घात है। जब ये भाग में है तो माइनस में है ऊपर घात, जब ये गुणा में जाएगा ऊपर तो प्लस में हो जाएगा। तो यही यहाँ पे बीच में गुणा करके प्लस में हो गया है। इतना हो गया। उसके बाद से अब इसको माइनस वाले को प्लस में करेंगे। तो इसमें इसको प्लस में करने के लिए इसका अर्थ है कि ये भी 1 के रूप में है। 1/3 पे 3/4 पे यहाँ पे ये प्लस में होगा, तो ऊपर गया है तो माइनस में हो गया। अब इसको प्लस में करने के लिए ऊपर प्लस में ये घात करने के लिए इसको अंदर के जो भिन्न को बदल देंगे, यानी 4/3 पे 2 घात हो जाएगा प्लस में। उसके बाद ये गुणा के साथ है ही। अब इसको सिंपली गुणा कर लेंगे। 4/3 पे 2 घात का अर्थ है 4 चौको 16, ऊपर वाले को 4 चौको 16, 3 त्रिका 9 नीचे, तो ऐसे ये हो जाएगा 16/9 गुणे 2/3 पे 4 घात है, यानी 2 पे भी 4 घात है और 3 पे भी 4 घात है। तो 2 का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 बटे नीचे हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 27 तिया 81, तो 81 हो जाएगा। अब 81 गुणे 9, 16 गुणे 16, 16 गुणे 16 256 होता है। और 81 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 एकम में 9 और 9 अठे 72, 729, यानी 256/729 आ जाएगा। नीचे दिया हुआ है, आ गया यहाँ पे देखिए। ये भी सॉल्व किया है, लेकिन ये बीच में फिर से ये घात बराबर करने की कोशिश किया है। 4 पे 2 घात का अर्थ होता है 2 पे 2 घात पे 2 घात। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको आंसर ये निकालना है ना, तो आप यहीं से डायरेक्ट गुणा कर दीजिएगा। जब घात पॉजिटिव हो गया है दोनों का तो सिंपली गुणा कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा, यानी प्रश्न संख्या 13। 50 आदमी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, बताइए 30 आदमी कितने दिन बाद हटा दिए जाएं कि शेष काम 75 दिनों में समाप्त हो जाए। इसका अर्थ है कि कोई काम है 50 आदमी 40 दिन में पूरा करते हैं और 30 आदमी कितने दिन बाद हटाया जाए कि जो बचे 20 आदमी हैं उस काम को 75 दिन में वो कर लें। इसको करने के लिए समानुपात से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है सलूशन, थोड़ा सा ये लिख के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट लिखेंगे एक तरफ आदमी दूसरे तरफ दिन, और 50 आदमी डायरेक्ट लिखेंगे कि 40 दिन में काम को पूरा कर रहे हैं। और माना कि ऊपर एक लाइन लिख सकते हैं, माना कि जो 30 आदमी x दिन बाद हटा दिए जाएं, तो 40 - x हो जाएगा। x दिन बाद घटा दिए जाएं, जब x दिन बाद घटा दिए जाएंगे तो बचेंगे कितने? 30 आदमी जब घटाए जाएंगे तो आदमी के तरफ 20 बचेंगे, क्योंकि 30 घटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 30 घटाए जाएंगे तो 20 बचेंगे। अब ये काम को 75 दिन में समाप्त करेंगे। बस इतना ही लिख के आप एरो के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। अब तीर छोटे की तरफ लगा दीजिए। आदमी में नीचे 20 है, ये छोटे हैं, ये छोटा संख्या है, और दिनों में ऊपर है 40 - x, ये छोटा है क्योंकि नीचे तो 75 है, ये बड़ा है, 40 में से कुछ घटेगा तो ये छोटा ही होगा। अब इसको आप लिख लेंगे 50 20 के साथ समानुपात में है, 50 संबंध 20 और संबंधवान 75 संबंध है 40 - x। चूँकि हम जानते हैं कि जब 4 पद समानुपात में होते हैं तो अंतिम पदों का गुणनफल, यानी बाह्य पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के, यानी अंदर वाले जो 2 पद होते हैं इनके गुणनफल के बराबर होते हैं। तो 50 गुणे 40 - x बराबर 20 गुणे 75। अब x निकालना है ना, तो 40 - x को इधर ही रहने देंगे और 50 गुणा में है दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा। तो यहाँ पे हो गया है 20 गुणे 75 भगे 50। अब यहाँ पे 25 से कट जाएगा, ये 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 2 से 20 कट जाएगा, 2 एकम में 2, 2 शून्य में 0, 10 बार में, और 10 तिहाई 30 आ गया, यानी 40 - x बराबर 30। अब x का मान निकालने के लिए x को दूसरी तरफ पक्षांतर कर दीजिए। 30 इधर प्लस में है तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो 40 में से
30 चला जाएगा, 10 बचेगा, और इधर दूसरी तरफ x जाएगा तो ये माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा, यानी x बराबर 10 दिन आ जाएगा। यानी इस प्रकार 30 आदमी 10 दिन बाद हटा दिए जाएंगे, तब जो बचे हुए 20 आदमी हैं वो काम को 75 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो ये सही आंसर जो हो गया 10 हो जाएगा। ये थोड़ा सा समझने वाला प्रश्न था। इसके बाद है प्रश्न संख्या तीसरा, लघु उत्तरी का प्रश्न संख्या 14। निम्न आंकड़ों की माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिए हैं, आयु दिया है विद्यार्थियों का, नीचे विद्यार्थियों की संख्या दिया है। यानी जो 4 विद्यार्थी हैं वो 11 वर्ष के हैं, और 12 वर्ष के 3 विद्यार्थी हैं, और 13 वर्ष के 5 विद्यार्थी हैं, 14 वर्ष के 4 विद्यार्थी हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है, 5 विद्यार्थियों की है, और ये वर्षों में कितने हैं, 13 वर्ष हैं, और बाकी सब 4 3 4 4 3 हैं। बहुलक कहते किसे हैं, जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी जो 13 वर्ष के बच्चे हैं सबसे ज़्यादा हैं 5 हैं, तो बहुलक तो हो जाएगा 13। पहला आंसर यही हो गया। उसके बाद इसमें माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग आरोही आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। तो आरोही क्रम में लिख लेंगे। आंकड़े क्या हैं, आंकड़े तो 11 12 ये तो आरोही क्रम में दिए ही हुए हैं, लेकिन संख्या के साथ दिए हैं, कितने हैं, 4 हैं, तो 11 है 4 बार लिखेंगे, 1 2 3 4। 12 है 3 विद्यार्थी हैं तो 3 बार लिखेंगे, 1 2 3, तब जाके ऐसे ही करके आरोही क्रम बना लेंगे। आरोही क्रम बन गया। इसके बाद से देखेंगे कि आंकड़े कितने हैं, तो आंकड़े यही है ना, 4 बार 11, 3 बार 12, तो वही संख्या यहाँ दिया हुआ है। या फिर आप इस सबको काउंटिंग कीजिए, नहीं तो ऊपर वाले के जोड़ लीजिए, 4 3 7 7 5 12 12 4 16, 12 4 16 16 4 20 20 3 23, यानी आंकड़े 23 दिए हैं। 23 आंकड़ों के लिए माध्यिका होता है, यानी ये विषम है तो विषम संख्याओं के माध्यिका के लिए सूत्र होता है n+1/2वें पद का मान। तो 23 धन 1/2वें पद का मान, 23 1 24 और 24/2 यानी 12, 12वें पद का मान हो जाएगा माध्यिका। अब ऊपर 12 देखते हैं कि 12वें नंबर पे कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 13 ही आ रहा है, तो माध्यिका 13 हो जाएगा। नीचे सॉल्व किया हुआ है। कुल पदों की संख्या देखिए यहाँ पे 23 धन, यहाँ पे लिखेंगे कि माध्यिका बराबर, सूत्र लिखेंगे 23 धन n+1/2वें पद का मान लिख के, उसके बाद नहीं भी सूत्र लिखते हैं तो 23 धन 1/वहाँ पद का मान, तो 12वां पद का मान 13, यही सही उत्तर हो जाएगा। ये माध्यिका हो जाएगा, और बहुलक भी 13 ही आएगा। तो नीचे एक लाइन में लिख सकते हैं, अतः आंकड़े की माध्यिका और बहुलक 13 है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15। यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 और बाजार मूल्य 50 प्रति शेयर बताया गया हो, तो क्रेता को 200 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा, जबकि उसने शेयर अंकित मूल्य पर खरीदा है। यानी शेयरधारी जो है ना वो खरीदा है 10 रुपये में प्रति शेयर, और बेच रहा है 50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से क्रेता को, तो इसी का लाभ बताना है। यानी 10 रुपये में खरीदा है एक शेयर को, 200 शेयर खरीदा है, और बेच रहा है 50 रुपया प्रति शेयर के भाव से 200 शेयरों को, तो इसको लाभ ही होगा, तो इसका लाभ बताना है। तो इसको सॉल्व करेंगे। क्रेता द्वारा दिया गया मूल्य, जो क्रेता होगा वही तो शेयरधारी से खरीदेगा, तो 200, एक शेयर 50 का है तो 200 में 200 जो खरीदेगा, 200 गुणे 50 यानी 10,000, 5 दूना 10 और 3 जीरो बढ़ जाएगा 10,000। और एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है और शेयर का बाजार मूल्य 50 रुपये है, यानी वो 50 रुपये में बेच रहा है। तो इस प्रकार शेयरधारी को प्रति शेयर, यानी एक ही शेयर पे उसको 40 रुपये लाभ हो जा रहा है, 50 - 10 बराबर 40। अब 200 शेयर बेच रहा है ना, तो 200 शेयर पे कितना लाभ होगा, 200 गुणे 40 यानी 8,000 रुपये। अब इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उसका जो क्रय मूल्य निकालेंगे कि कितने रुपये में खरीद रहा है, तो 200 शेयर है, 10 रुपये में खरीद रहा है एक को, तो 200 गुणे 10 बराबर 2,000। अब बेच रहा है 200 गुणे 50 रुपये में बेच रहा है, तो 50 में गुणा करेंगे, 5 दूना 10 तो 10,000 हो जाएगा। 10,000 में बेच रहा है, अब 10,000 में से 2,000 को घटा देंगे तो 8,000 रुपये उसका, वैसे भी बात एक ही है, 8,000 रुपये इसका लाभ हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16। एक घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, टंकी पानी से पूरी भरी है। यदि इसमें से 7 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगी। दिया है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, यानी ये घनाकार टंकी है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, उसी को तो घन कहते हैं। तो ये घनाकार टंकी है, ऐसे है टंकी जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है, और इसका एक भुजा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। इससे इसका आयतन निकाल लेंगे। आयतन चूंकि घन सेंटीमीटर में आएगा, और घन सेंटीमीटर में से
7 लीटर पानी निकालना है। तो लीटर तो निकलेगा नहीं क्योंकि जो मात्रक है बराबर नहीं है, तो हम मात्रक को इस 1 लीटर को घन सेंटीमीटर में बदल लेंगे। यहाँ फार्मूला दिया हुआ है 1000 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर। उसके बाद से उसमें से घटा देंगे, जब घटा देंगे उसके बाद से ऊंचाई निकल जाएगा। नीचे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं प्रश्नानुसार। यहाँ पे सलूशन दिया हुआ है। प्रश्नानुसार घनाकार टंकी की भीतरी भुजा 30 सेंटीमीटर है, तब टंकी का आयतन हो जाएगा, चूंकि वो घन के आकार का है तो घन का आयतन होता है 1 क्यूब, तो 30 का क्यूब हो जाएगा 3 त्रिका 29 27 और 3 जीरो बढ़ जाएगा, 1 जीरो है तो 27,000 घन सेंटीमीटर हो जाएगा। अब भरी टंकी का आयतन निकल गया 27,000 घन सेंटीमीटर। अब 7 लीटर पानी निकालने के बाद, चूंकि उस टंकी में से 7 लीटर पानी निकाल लिया जा रहा है, प्रश्न में दिया हुआ है, तो 7 लीटर को पहले घन सेंटीमीटर में बदलिए, क्योंकि घन सेंटीमीटर से लीटर नहीं घटेगा, क्योंकि मात्रक अलग हो जाएंगे। तो यहाँ 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर, तो 7 लीटर में 7 से गुणा कर देंगे, 7000 घन सेंटीमीटर। तो 27,000 में से 7000 जब घटा देंगे तो आ जाएगा 20,000 घन सेंटीमीटर। अब जो बचा पानी है उसका जो आयतन है 20,000 घन सेंटीमीटर है। अब इसकी ऊंचाई पूछ रहा है, माना ऊंचाई h तक पानी भरा हुआ है, पूछा है ना कि टंकी में जो किस ऊंचाई तक पानी भरा है, तो माना उसका ऊंचाई h है। अब आयतन, चूंकि आयतन का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। किसी भी जो घन या घनाभ के, अब वो तो घनाभ बन गया, देखिए उसका लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होगा, लेकिन ऊंचाई थोड़ा सा 7 लीटर कम हो गया, यानी 7 लीटर को जब हम घन सेंटीमीटर में बदले हैं तो 7000 घन सेंटीमीटर आया है। इतना वो तो ऊपर से थोड़ा सा कम हो गया, तो ये तो घन रहा नहीं, तो उसका फार्मूला हो जाएगा आयतन का लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और इसका मान दे दिया है 20,000 घन सेंटीमीटर। अब चूंकि इसका लंबाई और चौड़ाई तो सेम ही रहेगा, 30 और 30, और ऊंचाई ही केवल चेंज हुआ है, तो इसके जगह पे h लिख देंगे। अब h निकालने के लिए दोनों 30 गुणे 30 को इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, 20 भागे 30 गुणे 30। अब यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 200 बट्टे 3 त्रिका 9, यहाँ पे 900 लिखा है, गलत दिया हुआ है, 200 हो जाएगा, 200 बट्टे 3 त्रिका 9, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 200, 200 बट्टे 9। अब 9 को कैंसिल करेंगे, 200 में भाग देंगे 9 से, 9 दूनी 18, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 9 दूनी 18, फिर दशमलव लगेगा 20 होगा, 9 दूनी 18, यानी 2.22 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई आ जाएगा, यानी 2.22 सेंटीमीटर तक ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, यही सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे केवल गलत दिया हुआ है ये 900, 900 नहीं होगा, 200 होगा, बाकी सब सही दिया हुआ है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और कोण दिया है, कोण COA बराबर 130 अंश, कोण ADC का मान ज्ञात करना है। ये चित्र दिया हुआ, आपको चित्र मिलेगा क्योंकि यहाँ पे चित्र से ही प्रश्न पूछा हुआ है। चित्र में O वृत्त का केंद्र है लिखा है, ये O वृत्त का केंद्र है, कोण O का मान 130 अंश दिया है, तो कोण ADC, A ये है, D ये है, C ये है, यानी इसका मान पूछा है ऊपर वाले का। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एक वृत्त खंड पे बना कोण, एक वृत्त खंड के वृत्त केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण के दोगुना होता है, तो ये कोण D के दोगुना है, ये कोण O 130 है, तो इसका आधा कितना होगा, 75 होगा, 7 दूनी 14, 75 नहीं होगा, 65 होगा, सॉरी, 6 दूना 12 और 1 13, 65 अंश आ जाएगा। अब इसी को लिख देंगे थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से, चूँकि दिया हुआ है वृत्त O है, वृत्त का केंद्र है, कोण COA बराबर 130 अंश। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण के आधा होता है, यानी वही है ये जो कोण O है, यहाँ पे वृत्त के परिधि पर बने कोण के दोगुना होता है, या फिर जो वृत्त के परिधि पे बना कोण है वृत्त के केंद्र पर बने कोण के आधा होता है, तो इसका आधा कर देंगे, 130/2 65 अंश, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18। 16,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 यानी 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज छमाही देय है। जब छमाही देय है तो समय दोगुना हो जाएगा, 1.5 वर्ष है ना, तो 1.5 वर्ष में कितने छमाही होंगे, 1 वर्ष में 2 और 1 आधा वर्ष दिया गया, यानी 3 छमाही हो जाएंगे। और यहाँ पे ब्याज दिया है 10% वार्षिक ब्याज, ये वह वार्षिक है तो छमाही 5% हो जाएगा, यानी भाग 2 दे देंगे 2 से दर में और समय में 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद से फॉर्मूले में रख देंगे। यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 16,000, दर दिया है
10% वार्षिक, लेकिन इसको छमाही में बदलेंगे तो 5% छमाही हो जाएगा और समय 3 हो जाएगा, क्योंकि 1.5 वर्ष दिया है तो 1.5 वर्ष में 3 छमाही होते हैं। अब इसको फॉर्मूले में रख लीजिए। ए बराबर, चूँकि मिश्रधन बराबर होता है P × 1 + R/100, यहाँ R यहाँ पे दर होता है, N समय होता है और P मूलधन होता है। तो 16,000 1 + R यानी 5% बटे 100 पे 3 घात। अब ये 5 से कैंसिल हो जाएगा 100 20 बार में। अब 20 से कम है 20 और यहाँ पे 1 होगा, 21 बटे 20, 21 बटे 20 पे 3 घात। अब इसको लिखेंगे 16,000 गुणे 21 बटे 21 गुणे 21 बटे 21 गुणे 21 बटे 21, क्योंकि 3 घात था। अब यहाँ पे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा 16,000 का। अब 2 दूना 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 16 2 बार में कट जाएगा। अब 21, अब ये 21 में 2 का गुणा होगा तो 2 एकम में 2, यहाँ पे 2 बचा ना, 2 से 21 में गुणा होगा तो 42 हो जाएगा। 42 गुणे 21 गुणे 21, अब इसको गुणा करके सिंपली लिख देंगे 18,522 रुपये आएगा। ये तो मिश्रधन हो गया। और उसके बाद ब्याज पूछा है ना, तो इसमें से मूलधन घटा दीजिए। मूलधन 16,000 था, तो जब 16,000 घटाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तब ये 18,522 में से 16,000 जाएगा 2,522, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2022 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2022 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 घन जिनमें प्रत्येक का आयतन 1728 सेंटीमीटर है, उनके सिरों को परस्पर जोड़ा जाता है, नए बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। घन किसे कहते हैं? घन किसे कहते हैं? जिसके लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर है उसको घन कहते हैं। अब यहाँ पे 2 घनों को जोड़ा जा रहा है ना एक साथ, तो ऐसे आप 2 घनों को जोड़ देंगे। जब 2 घनों को जोड़ा जाएगा तब ये घन से घनाभ बन जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ है एक घन का आयतन दिया है 1728 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर होगा, घन सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, घन सेंटीमीटर होगा। अब इसका सलूशन देखते हैं। दिया हुआ है घन का आयतन A³ बराबर 1728 घन सेंटीमीटर। अब A का मान निकाल लेंगे, चूँकि जो 1728 होता है 12 का घन होता है, 12 गुणे 12 गुणे 12 बराबर 1728, तो एक बार बाहर आ जाएगा। जब घनमूल निकालेंगे इसका तो A बराबर 12 सेंटीमीटर, एक भुजा आ गया घन का 12 सेंटीमीटर। अब चूँकि घनाभ का हमको आयतन निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है 2 × LB + BH + HL है। HL यानी यहाँ पे जो L है लंबाई है, B है चौड़ाई है और H है ऊंचाई है। यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, ये फार्मूला होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का। अब यहाँ पे जब 2 घनों को एक साथ जोड़ा गया है तब यहाँ पे लंबाई हो गया है 2 गुना 12। एक घन का भुजा आया था 12 लंबाई 12 ऊंचाई और 12 चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे लंबाई जब 2 घनों को जोड़ा जाएगा तो लंबाई 12 दूना 24 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सटे हैं एक साथ। और ऊंचाई वही रहेगा 12 ही, और चौड़ाई भी 12 ही रहेगा। तो यहाँ पे फार्मूले में रख देंगे, L बराबर 24 हो जाएगा, B हो जाएगा 12, H बराबर 12। अब इसी को फार्मूले में रख देंगे तो मान निकल जाएगा 2 गुणे, यहाँ पे L है B के साथ, यानी 24 गुणे 12, और यहाँ पे B और H है, ये तो 12 12 ही है, तो 12 गुणे 12, और HL है यहाँ पे भी L आया है तो 12 गुणे 24। अब इसी का 24 गुणे 12 का मान 228 होता है, 228 दूने 12 गुणे 12 144, धन फिर से है यहाँ पे 12 गुणे 24, तो 12 गुणे 24 का मान आ जाएगा 288। यहाँ गलत लिखा हुआ है, 144 लिखा है, यहाँ पे 288 होगा, लेकिन जोड़ा सही है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो 720 आएगा, और 720 में बाहर 2 है ना, 2 से गुणा करेंगे तो 1440 सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर वैसे होना चाहिए। ये संपूर्ण पृष्ठ है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, नीचे दी गई सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बारंबारता दी हुई है, पद दिया है 4 6 8 10 12 14, अब बारंबारता है 3 4 2। इसका जो देखते हैं सलूशन, सबसे पहले आप सारणी बना लेंगे, एक तरफ पद लिख देंगे जिसको x मान लेंगे और बारंबारता को f मान लेंगे। अब इसका fx निकाल लेंगे इन दोनों को गुणा करके। बारंबारता ऐसे सारणी में ऊपर दिया हुआ है, देखिए 4 जो है 3 बार आया है, तो इसी तरह से ऐसे लिख देंगे 4 6 8 10 12 14, और इसके सामने जितनी बार है बारंबारता उसको लिख लिया। अब इन दोनों को गुणा कर लिया, 4 तिहाई 12, fx यहाँ निकाल लेंगे। इसको बारंबारता को f माने हैं और पद को x माने हैं। 4 तिहाई 12, 6 चौको 24, 8 दूना 16, 10 दूना 20,
और 12 छक्के 72, 14 अट्ठे 112। अब इन सबको जोड़ लेंगे। यहाँ पे एफ एक्स का सम निकाल लेंगे। सबको ऊपर से जब जोड़ेंगे तो 256 आएगा, और इनको सबको जोड़ेंगे, ये एफ को, बारंबारता को, तो इसका मान 25 आएगा। यहाँ पे लिखा यहाँ पे 5 शायद छूट गया है, यहाँ पे 25 होगा, 2 और 5। अब इसका समांतर माध्य निकालने के लिए m बराबर सिग्मा एफ एक्स सम ऑफ एफ एक्स अपान सम ऑफ एफ। तो एफ एक्स यही है 256 और ये 25 आया हुआ है। एफ का जोड़ यानी बारंबारता का योग 25 आया हुआ है। अब यहाँ पे 256 में 25 से भाग दे देंगे। 25 से काटिए, 25 से कम है 25, फिर 6 बचा, 6 को उतारेंगे भाग देने के लिए, तो 6 में 25 से भाग नहीं जाएगा तो 0 बार में भाग जाएगा। अब यहाँ पे फिर जब 0 बार में भाग जाएगा तो यहाँ भी 0 बढ़ाएंगे, 60 होगा, तो 25 दूना 50, फिर बच जाएगा 10, 10 के आगे 0 बढ़ेगा तो फिर 100 होगा, तो 25 चौको 100 यानी 10.24 आ जाएगा इसका आंसर। 10.2 ही लिखा है, यानी एक ही स्थान तक निकाला है, ये भी सही है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14। 3 सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर रहेगा, 3 त्रिज्या नहीं रहेगा। 3 सेंटीमीटर के किसी वृत्त के केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त पर अनुस्पर्शी रेखा की रचना कीजिए। यहाँ पे अनुस्पर्शी रेखा खींचना है आपको प्रकार और पटरी की सहायता से, और रचना भी करना है। जब भी लघु त्रि में ऐसा कुछ प्रश्न पूछेगा जिसे प्रकार और पटरी की सहायता से कुछ बनाया जा रहा हो, तो वहाँ पे आप रचना जरूर लिखेंगे, लिखा हो या ना लिखा हो, तभी आपको 2 नंबर मिलेगा। तो इसका आप कैसे बनाएंगे, यहाँ पे तो केवल फिगर में बना दिया है सिंपली, आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे बना है, और इसका रचना भी कैसे करेंगे जब आपको समझ में नहीं आया। तो इसको मैं बनाता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप एक प्रकार में 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर एक बिंदु O मानकर एक वृत्त खींचेंगे ऐसे, ये भी वृत्त का केंद्र O हो जाएगा। अब कहीं भी आप 6 सेंटीमीटर, वृत्त का केंद्र जो O है, O से किधर भी आप 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। चूँकि फिगर में बाएं तरफ दिया है तो मैं इधर ही खींच रहा हूँ। यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पे ये बिंदु P ले लेंगे, फिगर के अनुसार मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे P ले लिया, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर का। अब OP से जो का आधा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा का चाप लेके बिंदु O और P से क्रमशः ऊपर और नीचे चाप काटेंगे, यानी दोनों को समद्विभाजित करना है। इन दोनों को, ये जो OP है 6 सेंटीमीटर, इसको 2 बराबर भागों में बांटना है। तो P को केंद्र मानकर एक ऊपर ऐसे चाप काटा और एक नीचे ऐसे चाप काटा, फिर पुनः O को केंद्र मानकर एक ऐसे चाप काटेंगे ऊपर और नीचे चाप काटेंगे। वो आधा, इसका जो चाप जो होता है वो होना चाहिए, वो 6 सेंटीमीटर का जो आधा है 3 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये एक दूसरे को कट करेगा। उसके बाद अब इन दोनों को मिला देंगे, तो ये बिंदु माना कि ए पे स्पर्श कर रही है वृत्त को, यहाँ पे मान लिया कि ए। अब ए को केंद्र मान के ओ की त्रिज्या लेके या फिर पी की त्रिज्या लेके पी पे टच करके ऐसे आप एक वृत्त खींचेंगे, जो कि पहले वाले वृत्त को यहाँ पे इस बिंदु को मान लेंगे बी, और नीचे वाले को यहाँ पे टच कर रही है, इसको मान लेंगे सी, यहाँ पे टच कर रही है। अब इसको पी से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे ऊपर की तरफ, और पी से मिलाते हुए बी को एक रेखा खींच देंगे। यही जो है अनुस्पर्शी रेखा है, यानी अनुस्पर्श रेखा है। अब इसका रचना भी करना है, तो रचना कैसे करेंगे, जैसे बनाए हैं वैसे लिख देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, मैं रचना बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे रचना में कि बिंदु O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर प्रकार की मदद से एक वृत्त खींचा। अब बिंदु O से 6 सेंटीमीटर दूर एक रेखाखंड खींचा, और उसके बाद जो कि बिंदु जो रेखाखंड OP है। अब बिंदु P और O को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर से अधिक की त्रिज्या लेकर एक ऊपर और नीचे चाप काटा, जो ऐसे ऊपर काटे थे ना, ऐसे इन दोनों को, इसको कह रहे हैं कि ऊपर और नीचे चाप काटा, और दोनों प्रतिच्छेद बिंदुओं को मिलाया, जो कि पहले वाले वृत्त को बिंदु A पर स्पर्श करती है, यहाँ पे स्पर्श करती है। अब पुनः बिंदु A को केंद्र मानकर AP की त्रिज्या लेकर, A और P की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा, ऐसे खींचे हैं, जो कि पहले वाले वृत्त को बिंदु B और C पे काटती है। यहाँ पे काटा है ना, B यहाँ पे देखिए ऊपर है और यहाँ पे C है, जो कि B और C पर काटती है। अब बिंदु P से C को मिलाती हुई एक रेखा और P से B को मिलाती हुई एक दूसरी रेखा खींचा, यही दोनों रेखाएं अनुस्पर्श रेखाएं हैं। ये आप इतना रचना में लिख लेंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15। यदि A एक समुच्चय दिया है, A बराबर x, और x क्या है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस
6 के गुणनखंड है, और b बराबर x+2 इंटू x-3 हो तो a इंटरसेक्शन b तथा a यूनियन b ज्ञात कीजिए। यानी दो समुच्चय दिया है, a बराबर x दिया है और x है x² - 5x का गुणनखंड है, और b बराबर सीधा सीधा दे दिया है। अब a इंटरसेक्शन b दिया है, a यूनियन b का मान निकालते हैं। a इंटरसेक्शन उसे कहते हैं जो दोनों में मैच करता है, और a यूनियन b का मतलब जो मैच करता है वो भी, जो नहीं मैच करता है वो भी। तो सबसे पहले तो आप समुच्चय निकालिए, क्योंकि a तो समुच्चय दिया नहीं है, डायरेक्ट नहीं दिया है। तो यहाँ पे एक दिया है कि x² - 5x + 6 के गुणनखंड, तो इसका पहले गुणनखंड निकालेंगे तो मध्य पद को तोड़ेंगे, -x² - x हो जाएगा, और यहाँ पे 3 धन 2 बराबर 5 होता है ना, 3 धन 2 लिख देंगे बराबर 5, धन 6 हो जाएगा। तो ये 3x माइनस और -2x हो जाएगा। पहले हम लोग x कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में x-3 होगा, और फिर से -2 कॉमन लेंगे तो x-3 होगा दूसरे ब्रैकेट में, फिर x-3 कॉमन लेंगे तो x-3 और ये x-2 हो जाएगा। तो यही है, डायरेक्ट निकाल दिया है, इसका गुणनखंड आ गया है x-3 इंटू x-2। तो ये a बराबर हो गया, b बराबर दिया ही है x+2 इंटू x-3। अब ये इंटरसेक्शन b निकालना है। a इंटरसेक्शन b का अर्थ होता है जो दोनों में मैच करे, यानी मौसो टाइप है कुछ, जैसे अभाज्य गुणनखंड से मौसो निकालते हैं ना, उसी तरह से ये भी है। दोनों में कौन सा जो है उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में मैच कर रहा है, x-3 है, तो a इंटरसेक्शन b का मान x-3 हो जाएगा। इसको हमेशा मिडिल कोष्टक यानी मझोले कोष्टक में बंद करके लिखते हैं, ये लिखने का तरीका होता है। और a यूनियन b है, a यूनियन b जो मैच करे वो भी लिखेंगे, जो नहीं मैच करे वो भी लिखेंगे। तो लाइन से लिख दीजिए आप, a दिया है x-3 तो x-3 लिख दिया, उसके बाद से x-2 लिख दिया, फिर b में x+2 तो x+2 लिख दिया, फिर से b में दिया है x-3, तो चूंकि x-3 यहाँ लिख चुके हैं तो दो बार नहीं लिखेंगे, बस एक ही बार लिखेंगे, भले मैच करेगा तब भी। तो ये हो जाएगा a यूनियन b, तो ये दोनों आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16, सरल कीजिए। 3 ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट में दिया है -3/2 पे 2, फिर लास्ट वाले ब्रैकेट में -3। इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दिया हुआ एक प्रश्न ऐसे लिख लिया। उसके बाद से अंदर के सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करते हैं, फिर मझोले कोष्टक को, फिर बड़े कोष्टक को। तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, तो चूंकि ऊपर 2 घात है ना, अब बीच में माइनस है, तो 2 बार गुणा होगा जब माइनस का माइनस से, तो प्लस हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 9/4 पे -3 घात। अब -3 घात है, इसको प्लस बनाने के लिए पलट दीजिए अंदर के भिन्न को, 4/9 हो जाएगा। अब 4/9 को पे 3 घात है, तो ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए सिंपली, 4 चौको 16, चौको 64, और नीचे है 99 81 9 729, यही सही उत्तर हो जाएगा। बस उसको करना, अंदर के गुणा करके उसको पलट देना था, उसके बाद से गुणा करके लिख देना था। बस ब्रैकेट देख के आपको डर लग रहा होगा, लेकिन ऐसा वो बड़ा प्रश्न था नहीं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, एक शहर की जनसंख्या इकाई दहाई सैकड़ा 10 लाख से बढ़कर 3 वर्ष में 11,57,625 हो जाती है, यानी है। वार्षिक दर ज्ञात की, यानी दर निकालना है। तो देखिए जैसे ब्याज होता है ना, उसी तरह से है। मिश्रधन दिया हुआ है, ये p दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, और समय दिया हुआ है, तो दर यानी r निकालना है। उसी तरह से कर लेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ब्याज नहीं है, यहाँ पे जनसंख्या के रूप में p के रूप में दिया हुआ है जनसंख्या, और उसका बढ़ी हुई जनसंख्या मिश्रधन के रूप में दिया हुआ है, समय दिया है, r पूछा हुआ है। तो इसको फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। तो इसका सलूशन देखते हैं। शहर की वर्तमान जनसंख्या दिया है 10 लाख, 3 वर्ष बाद जनसंख्या मिश्रधन 11,57,625, समय दिया है 3 वर्ष। तो चूंकि मिश्रधन का फॉर्मूला जानते हैं, a बराबर p इंटू 1 + r/100, जहाँ p मूलधन होगा, r रेट होगा यानी दर होगा, और यहाँ पे n है ना, तो n समय होगा। कहीं कहीं t रहता है तो वो भी समय ही होता है। अब सबका मान भर देंगे, a भी दिया ही हुआ है, केवल r का मान नहीं दिया है, तो इसको छोड़ देंगे, निकल जाएगा। a का मान रख दिया, फिर p का रख दिया, 1 + r/100 पे 3, यहाँ पे क्योंकि समय 3 वर्ष है। अब ये गुणा में है इसके साथ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में बदल जाएगा, तो यहाँ भाग में बदल गया है, इसमें भाग चला गया है। अब ये 1 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और ये इधर जाएगा, क्योंकि इसका हर एक है तो भाग चला जाएगा, भाग देंगे तो 10 लाख बार में ही जाएगा। अब 1 में गुणा करेंगे तो 10 लाख, 10 लाख घटा देंगे तो बच जाएगा इतना। अब 10 लाख इधर भाग में आ गया। अब इन दोनों को थोड़ा सा कट करके छोटा कर देंगे। देखिए दोनों 25 है ना, 5 से कट जाएगा, जब तक 5 से काटते रहिएगा। अब इसको छोटा कर लेंगे, तो छोटा करेंगे तो इसका रूप आ जाएगा 92
61/8000। अब यहाँ पे क्यूब है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये इसका क्यूब रूट हो जाएगा। इसका जब क्यूब रूट करेंगे ऐसे और यहाँ पे 3 लिखेंगे तो ये 21, ऊपर 21 का क्यूब है और नीचे 20 का, तो 21/20 पे 3 घात हो जाएगा, क्योंकि 21 गुणे 21 गुणे 21 92 61 होता है। तो अब ये घात कैंसिल हो जाएगा, 1 + r/100 = 21/20। अब r/100 = 1 प्लस में है, दूसरी तरफ जाएगा तो घट जाएगा, 20 - 1 हो जाएगा। यहाँ पे 20 21 माइनस नीचे हर है 1 से 20 में भाग देंगे 20 बार में, 1 को गुणा करेंगे 20 से तो 20 - 20 हो जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा। 21 में से 20 जाए 1/20, r/100 = 1/20। अब r निकालने के लिए इधर 100 से भाग दिया है, दूसरी तरफ गुणा में हो जाएगा, तो ऊपर 1/20 में 100 से जब गुणा करेंगे तो 20 × 5 = 100, यानी 5%। इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेट आ गया, दर आ गया, यानी 5%। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18। एक दीवार की लंबाई 5 मीटर, ऊंचाई 3.5 मीटर तथा मोटाई 3.3 सेंटीमीटर है। ये 2 मीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर में दिया है, तथा एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 7.7 सेंटीमीटर है। तो इस दीवार को बनाने में कितने ईंटों की संख्या होगी? तो दीवार की ईंटों की संख्या निकालने के लिए दीवार का आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे। अब चूंकि यहाँ पे थोड़ा मात्रक अलग है, 2 का मात्रक मीटर में दिया हुआ है, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे और इसका आयतन निकाल के दीवार का और ईंट के आयतन से भाग दे देंगे। तो सलूशन देखते हैं इसका, ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन। अब दीवार का लंबाई दिया है 5 मीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 से गुणा करेंगे 500 सेंटीमीटर। ऊंचाई दिया है 3.5 सेंटीमीटर, तो 100 से गुणा करेंगे तो 350 सेंटीमीटर। अब मोटाई है 33 सेंटीमीटर, तो इसमें जब ये सेंटीमीटर में दिया ही है तो सब एक मान हो गया। तो ईंटों की संख्या 500 × 350 × 33/25 × 10 × 7, क्योंकि जो ईंटों की संख्या का जो ईंटों का जो माप दिया हुआ है सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है। अब यहाँ पे जो कटने वाला है कट कर देंगे, 25 दूना 50 20 बार में, और 10 दूना 20, और यहाँ पे 7 से इसको काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 एकम में 5, 2 5 × 5 = 25, 1.5। अब और ऊपर 35 को 7 × 5 = 35, 70 बार में, फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 × 3 = 15, 0.3 होगा, और ऊपर ऐसे कट करके आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ईंटों की संख्या 3080, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2021 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2021 का पहला लघु त्रि प्रश्न है, दिए गए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, चक्रीय चतुर्भुज ABCD में कोण ADC बराबर 100 अंश हो तो कोण BAC का मान ज्ञात करो। यहाँ पे देखिए त्रिभुज, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर, ADC किधर है? ADC यही है, इसका मान 100 अंश दिया हुआ है, तो BAC निकालना है, यानी BAC इसका मान निकालना है। तो चूंकि हम एक फॉर्मूला जानते हैं कि एक प्रमेय जानते हैं कि जो वृत्त के व्यास पर बना त्रिभुज होता है वो परिधि पे 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये कोण C का मान 90 अंश होगा प्रमेय के अनुसार। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा 180 अंश के बराबर होती हैं, तो ये 100 अंश दिया है तो इसके सामने B है ना, तो ये 100 है, तो 180 में से 100 घटाएंगे 80 अंश आ गया, और C का मान 90 अंश आ गया। अब निकालना किसको है? इसको A को निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तीनों अंतः कोणों का योग, तो 180 में से घटा देंगे इन दोनों को जोड़ के 90, और 8 दूना 16 1 17, यानी 170 अंश को घटा देंगे 180 अंश में से, तो 10 अंश हो जाएगा, यानी कोण BAC का मान 10 अंश आ जाएगा। अब इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देंगे। यहाँ पे त्रिभुज ACB में ACB बराबर 90 अंश, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, और चतुर्भुज ABCD में कोण ADC और कोण CBA कौन कौन है? देखिए यहाँ पे फिगर में कोण ADC यही है, ADC और ABC ये दोनों का योग 180 अंश होगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब 100 अंश चूँकि कोण D का मान दिया हुआ है, CBA का मान निकालना है, तो घटा देंगे 180 में से, तो 80 अंश आ जाएगा।
अब ऐसे ही नीचे दिया है त्रिभुज ए बी सी में कोण ए सी बी कोण सी बी ए कोण बी ए सी बराबर 180 अंश, वही है जो ऐसे त्रिभुज बना था ना बीच में, यानी इसका और इसका और इसका इन तीनों का योग 180 है, यहाँ पे लिखा हुआ है नाम के साथ। अभी 2 का मान दिया हुआ था ऊपर वाले का और साइड वाले का, और 1 का मान जो निकालना था कोण बी ए सी का मान तो निकालना था, और 90 और 80 को जोड़ देंगे और बी ए सी को 170 में से जब 180 में से 170 घटाएंगे 110 अंश आ जाएगा, यही एक केवल 10 अंश आएगा, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड निकालना है, तो गुणनखंड इसका निकाल देंगे मध्यपद तोड़ के। अब जो इसका जो 42 है, 42 गुणे जो एक्स स्क्वायर का घातांक 1 है, इसमें गुणा करेंगे 1 में 42 गुणे 42। अब 42 को 2 ऐसे पदों में तोड़ेंगे कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 1 आए, क्योंकि एक्स का यहाँ पे जो गुणा हुआ है एक्स में 1 से, इसका जो गुणांक है 1 है, तो 7 में से 1 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1 होगा, 7 छक्के 42 हो जाएगा। तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 42। अब 7x यहाँ पे जो ब्रैकेट तोड़ के गुणा कर देंगे एक्स से, 7x और माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, प्लस 6x माइनस 42। अब इसमें x कॉमन हो गया, x माइनस 7 प्लस 6 कॉमन हो गया दूसरे वाले में, तो x माइनस 7 हो गया। अब x माइनस 7 को कॉमन लिए हैं तो x प्लस 6 आ गया है, यानी इसका गुणनखंड आ जाएगा x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 6। प्रश्न के 14 है 1000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यदि ब्याज छमाही है, तो छमाही है तो क्या होता है, दर आधा हो जाता है और समय 2 गुना हो जाता है, क्योंकि 1 वर्ष में 6 माह के समय होता है। तो दिया हुआ है इसका मूलधन 1000, दर दिया है 10%, छमाही देय है, इसलिए समय 2 गुना हो जाएगा, 2 गुना और ब्याज आधा होगा। तो नीचे लिखेंगे समय बराबर 1 वर्ष यानी 1 गुणे 2 छमाही, ब्याज छमाही देय है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है चूँकि ब्याज छमाही देय है इसलिए 10 में 2 से भाग दिए हैं, दर आ गया है 5%। अब चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जानते हैं हम लोग मिश्रधन का, A इक्वल टी पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पे n समय है, आर रेट है यानी दर है। तो 1000 दिया है, 1 प्लस आर का मान 5 है बटे 100, 2 घात। अब 5 100 कट जाएगा, 100 कट जाएगा 5 से 20 बार में, अब 20 धन 1 21 बटे 20। अब ये 2 घात है ना, तो 2 बार गुणा हो गया यहाँ पे। अब 1000 का 2 जीरो है, जो 2 जीरो है ये कैंसिल हो जाएगा 20 के नीचे 2 जीरो से, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 पचे 10, 20 से 21 में गुणा करेंगे 105 आएगा, 105 में 21 से गुणा कर देंगे, और फिर नीचे तो 2 बचा ही हुआ है, ये वाला 2 बचा हुआ है, तो 105 गुणा 21 यानी 2205 बटे 2। तो इसको 2 से जब भाग देंगे, 2 एकम में 2, 2 एकम में 2, 0, 2 दूना 4, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पचे 10 यानी 1102.5 रुपया। ये तो मिश्रधन आ गया। ब्याज निकालना था तो मूलधन को घटा दीजिए मिश्रधन में से, 1102.5 में से 1000 घटाएंगे 102.5, इसका ब्याज आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15, इसी कक्षा के छात्रों की लंबाई का आंकड़ा निम्न है, छात्रों की माध्य ऊंचाई ज्ञात की, यानी माध्य निकालना है। ऊंचाई दिया हुआ है 110 सेंटीमीटर के 3 छात्र, 120 सेंटीमीटर के 4 छात्र और 130 सेंटीमीटर के 3 छात्र, ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे इसका माध्य निकालने के लिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, केवल वहाँ पे जो प्रश्न का प्रारूप थोड़ा सा अलग था, केवल नाम अलग था, बाकी यही काम करना था। वहाँ पे ऊंचाई दिया हुआ है, इसको x मान लेंगे, और छात्रों की संख्या बारंबारता के रूप में जो दिया हुआ है उसको f मान लेंगे। अब इन दोनों का गुणा करके यहाँ पे f इंटू x निकाल लेंगे। यहाँ पे 110 ऊंचाई के 3 छात्र हैं ना, तो 110 गुणे 30 यानी 11 3 33, 330, 12 चौको 48, 480, और 130 यानी 13 3 39, 390, 14 छक्के 84, 840, और 15 चौको 60, 600, ये आ गया fx। अब इन सबको जोड़ लेंगे, fx को नीचे जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, सम ऑफ fx इक्वल टू हो जाएगा 2640, और जो f माने हैं छात्रों की संख्या, इसको भी जोड़ लेंगे तो ये 20 आ जाएगा। अब माध्य निकालने के लिए सम ऑफ fx अपान सम ऑफ x कर देंगे, यानी 2640 में भाग दे देंगे 20 से, तो 132 आ जाएगा, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16,
प्रश्न संख्या 16 दिया है 25 पे -3 गुणे 1/8 गुणे 3 पे -3 गुणे 4/3 पे -2 गुणे 10 पे 2 को सरल कीजिए। ये केवल घुमा फिरा कैसे लिखा है, किसी को माइनस में लिखा है, किसी को बट्टे में लिखा है, किसी को प्लस में लिखा है, लेकिन इसको सिंपली ऐसे लिख के और गुणा कर लेंगे। जो कटने वाला होगा काट देंगे और जो नहीं कटने वाला होगा उसको सिंपली गुणा कर देंगे, यही सही उत्तर हो जाएगा। कुछ भी इसमें करना नहीं है, बस ये करना है कि जहाँ जो माइनस ऊपर घात है ना उसको 1/, के रूप में लिख देना है। तो इसको सोल्यूशन देखते हैं। पहले एक बार प्रश्न लिख लिया, 1/25 पे 3 घात है तो यहाँ पे लिख लिया गुणे 1/8 गुणे 3 पे -3 घात है ना, तो 1/3 पे 3 घात प्लस के रूप में हो जाएगा। इसको प्लस में बदलने के लिए इसको 4/3 पे -2 घात है तो भिन्न को उल्टा कर देंगे, यानी 3/4 पे +2 घात हो जाएगा। और ये 10 पे 2 घात है ही पॉजिटिव में। अब इसके बाद जितनी बार घात है उतनी बार गुणा कर लीजिए। 1/25 पे 3 घात है तो 1/25 गुणा 25 गुणा 25, यहाँ पे 25 रहेगा, 2 छूट गया है। और 1/8 दिया है, फिर दिया है 1/3 पे 3 घात, 3 बार गुणा हो जाएगा, 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3। अब 1/3 गुणे 1/3 गुणे 1/3 लिखें या फिर 1/, ऊपर तो गुणा होगा तो एक ही होगा और नीचे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 3/4 पे 2 घात है तो ऐसे 2 बार लिख लिया गुणे 10 पे 2 घात तो 100। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल क्या हो रहा है, पहला जो है 25 को कैंसिल कर देंगे, 25 से 100 को 4 बार में। अब ये 4 यहाँ 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 बार 3 है, ये 2 बार 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ऊपर क्या बचा, ऊपर ये 1, ये दोनों कैंसिल ही हो गया है, ऊपर 4 कैंसिल ही हो गया, ऊपर 1 बचा और नीचे 2 25 बचा, यहाँ पे 25 सही है। 25 गुणा 25 और 1 8 बचा, 1 3 बचा और 1 4 बचा, इन सबको गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 1/60,000, ये नहीं आएगा, ये गलत दिया हुआ है। मैंने इसको गुणा किया था, इतना तो मैं भूल गया हूँ कितना आया था, लेकिन इसको आप जब गुणा करेंगे ना तो कुछ और ही मान आएगा। इसको आप गुणा कर लीजिएगा क्योंकि गुणा करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 17, एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी 3 घंटे में तय करती है, यानी चाल दिया है और समय दिया है, तो उसी दूरी को दूसरी कार जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कितने समय में तय करेगी। यानी पहले शर्त के अनुसार यहाँ पे चाल दिया है और समय दिया है तो दूरी निकल जाएगा। जब दूरी निकल जाएगा तो पूछ रहा है उसी दूरी को, तो एक दूरी वही निकलेगा ना, वही दूरी हो जाएगा यहाँ पे। इसके लिए उसी दूरी को जिसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका एक दूरी निकला ही हुआ है और चाल दिया ही है तो समय पूछा है, तो यहाँ पे दूरी और चाल से समय निकाल लेंगे। तो इसका सलूशन देखते हैं। पहली कार की चाल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, समय दिया है 3 घंटा, तो दूरी बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे आप, दूरी बराबर 4 गुणे समय, या फिर चाल बराबर दूरी बटे समय होगा तो होता है ना, तो चाल और समय का मान दिया है तो भर दीजिए, दूरी अपने आप निकल जाएगा। तो दूरी बराबर हो जाएगा 4 गुणे समय यानी 30 गुणे 3 तो 90, यानी 90 किलोमीटर आ जाएगा उसका दूरी। अब वही दूरी जो दूसरे वाले कंडीशन में दूसरे वाले कार के लिए वो दूरी बन जाएगा। तो दूसरी कार की चाल दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, अब उसका समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी निकाले हैं 90 किलोमीटर, तो इसके जगह पे रख लेंगे 90/40, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा और 9/4। अब इसको अगर जो आप दशमलव में लिखना चाहते हैं दशमलव में लिख सकते हैं, अब मिश्रित भिन्न में बदलना चाहते हैं तो मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। 4 दूना 8 और 1 बचेगा 1/4, 2 सही 1/4, इसी रूप में लिखा हुआ है, 2 सही 1/4 घंटा। और जो दशमलव में लिखेंगे तो 2.25 घंटा। अगर जो घंटा और मिनट में लिखेंगे तो 2 घंटा 15 मिनट यानी 2.25 घंटा। प्रश्न संख्या 18 है x³ माइनस x का गुणनखंड कीजिए। तो इसका गुणनखंड तो बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, कॉमन है x कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ पे x³ से बचेगा x² और माइनस यहाँ पे x कॉमन हो गया है तो 1 बचेगा, x² माइनस 1। अब ये a² माइनस b² का फार्मूले पे ये टूट जाएगा। a² माइनस b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो x इंटू एक ब्रैकेट में a माइनस b यानी x माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस a यानी x प्लस 1, तो यही सही उत्तर हो जाएगा नीचे वाला। इसके बाद हम लोग 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2020 का पहला लघु त्रिप्रश्न है, पार्श्व चित्र में यानी जो नीचे दिया हुआ है चित्र में O वृत्त का केंद्र है। इसको आप चित्र को भी देखिए तभी आपको समझ में आएगा प्रश्न को पढ़ते हुए। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। इसमें
यदि ए डी सी बराबर 140 अंश हो, यहाँ पे 140 अंश दिया हुआ है, ये यहाँ पे डी लिखा नहीं हुआ था, मैं अपने पास से लिखा हूँ, यहाँ पे डी छूट गया था। तो ए डी सी का मान है 140 अंश। उसके बाद है तो बी ए सी ज्ञात कीजिए। बी ए सी कौन सा है? बी ए सी, यानी इसका मान निकालना है। पिछले प्रश्न में जो फिगर आया था उसी से कुछ मैच करता हुआ है उसी तरह से। तो यहाँ पे देखिए चक्री चतुर्भुज के आमने सामने का जो भुजा होता है उसका योग होता है 180 अंश। तो 140 दिया हुआ है डी का, तो कोण बी का मान आ जाएगा इसके ठीक सामने है ना, तो ये 40 अंश आ जाएगा। 180 में से 140 घटाएंगे तो 40 अंश ही आएगा, 40 अंश। चूँकि हम लोग जानते हैं कि व्यास पे, वृत्त के अंदर जो व्यास पे बना त्रिभुज होता है वृत्त के परिधि पर 90 अंश का कोण बनाता है। तो वृत्त का परिधि यही है ना, सी वाला, ये 90 अंश का हो जाएगा, ये 40 अंश निकल गया, तो 90 40 हो जाएगा 130 अंश। और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है किसी भी त्रिभुज का, तो 180 में से 130 घटाएंगे तो कोण बी ए सी का मान, इसका मान आ जाएगा 50 अंश। तो इसको नीचे लिख देंगे प्रश्नानुसार। व्यास द्वारा बनाया गया कोण 90 अंश का होता है, यानी ऊपर वाला ये कोण यहाँ पे जो वृत्त के परिधि पे बनाता है ये 90 अंश हो जाएगा। कोण ए सी बराबर 90 अंश, कोण बी अधन कोण ए ओ सी, यानी जो सम्मुख कोण है 180 अंश होगा, तो बी का मान निकल जाएगा 40 अंश। 180 में से घटा देंगे, यहाँ पे 160 लिखा है, 180 होगा। अब कोण बी धन कोण ए सी बी धन, यानी अंदर जो त्रिभुज बना था ऐसे, त्रिभुज के अंदर इसका जो तीनों कोण दिया हुआ है उसका योग 180 अंश है। दो का मान निकल गया, एक परिधि पे बना कोण 90 अंश और एक आमने सामने की भुजा जो कोण होते हैं 180 अंश के बराबर होते हैं, उससे एक 40 अंश निकल गया है। इन दोनों को जोड़ के कोण बी ए सी का मान निकाल लेंगे, घटा लेंगे 180 में से, तो 130 घट जाएगा, तो कोण बी ए सी का मान आ जाएगा 50 अंश। प्रश्न क्या 13 है, नीचे दी गई सारणी में 50 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में दिया गया है, इनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ये ऐसा सेम प्रश्न देखिए तीसरी बार पूछा हुआ है, केवल मान बदल रहा है, बाकी जो पैटर्न है बिल्कुल सेम है, तरीका बिल्कुल सेम है। यहाँ पे दिया है भार किलोग्राम में और बारंबारता दिया गया है, तो एक तरफ आप भार लिख लेंगे, इसको x मान लेंगे और बारंबारता को f मान लेंगे और fx निकाल लेंगे, x गुणे f या फिर x गुणे f या फिर f गुणे x, बात एक ही है। तो 4 चौको 16 160, 42 गुणे 12 504, 43 गुणे 18 774, ऐसे करके आप सबका गुणा कर लेंगे। अब इन सम ऑफ fx निकाल लेंगे, इन सबको जोड़ देंगे और फिर f को भी जोड़ देंगे और सिंपली दोनों को भाग दे देंगे, यानी समांतर माध्य बराबर होता है सम ऑफ fx अपॉन सम ऑफ f। तो 2148 आया हुआ है सम ऑफ fx, सम ऑफ fx 2148 में भाग दे देंगे 50 का, तो 42.96 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी समांतर माध्य आ जाएगा 42.96। प्रश्न के 14 है, वृत्त की एक जीवा की लंबाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा लैंग्वेज समझने वाला है, लघु वृत्त खंड दे दिया है ना, अब इसको आप समझिए चित्र के माध्यम से, फिगर के माध्यम से कि क्या कह रहा है। लिखा है कि जो वृत्त का जो जीवा है वो वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, यानी जीवा यही है ना, जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के परिधि को किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। ये भी एक जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, इसी तरह से ये भी देखिए एक जीवा है। अब ये जीवा वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, क्योंकि यही जो दोनों जो त्रिज्याएं हैं अब इसके बराबर जब हो जाएंगी तो तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी, तो ये समबाहु त्रिभुज बनाएंगे अंदर, जिससे कि कोण ओ का मान, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो ये कोण ओ का मान आ जाएगा 60 अंश। इतना आप समझ लीजिए। उसके बाद देखिए पूछ क्या रहा है, प्रश्न में पूछ रहा है जीवा द्वारा लघु वृत्त खंड पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। अब लघु वृत्त खंड समझिए है क्या। अब ये जो जीवा है ना, इसको वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, ये जीवा ऐसे कट कर रहा है, तो एक ऊपर ये वृत्त खंड है, इसको बृहद वृत्त खंड कहेंगे क्योंकि ये बड़ा है, और लघु का अर्थ होता है छोटा, तो ये जो नीचे वाला है ये लघु वृत्त खंड है। अब लघु वृत्त खंड पर ही अंतरित कोण, यानी जो ये है ACB, इसी का मान निकालना है। इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम एक इसी जीवा पे, AB जीवा पे ही एक ऊपर ऐसे और जो कोण बनाए, तो जो हम जानते हैं कि समान जीवा पे या समान वृत्तखंड पर के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के आधे के बराबर होता है। तो ये 60 अंश है कोण, तो कोण जो यहाँ पे D ले लें तो कोण D का मान आ जाएगा 30 अंश। जब 30 अंश आ जाएगा तो ये देखिए एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है ADB, ये ADB और C, ADB
सी और सी से ए, ये चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का जो आमने सामने का जो कोण है उसका योग 180 अंश होता है। तो कोण डी का मान आ गया है 30 अंश, और सी का निकालना है ना, तो 180 में से 30 अंश घटाएंगे तो 150 अंश आएगा। यानी कोण ए सी बी, यानी आप ए सी बी का मान ना लिख के आप ये लिख देंगे कि जीवा के द्वारा लघु वृत्तखंड पे अंतरित कोण का मान 150 अंश है। अब ऐसे लिख देंगे, ऐसे बिल्कुल जैसे मैंने बताया है, तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे जो हल में दिया हुआ है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिया है यहाँ तक, उसके बाद जो ये नीचे गलत भी दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान में नहीं रखेंगे। जो मैंने बताया है उस तरह से आप सॉल्व कर लेंगे। तो 150 अंश तो ये कहीं से ले दिया है, लेकिन ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसके बाद से प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित को सरल कीजिए। पहला है 2 पे -2 घात माइनस -2 पे -3 घात माइनस ब्रैकेट में 2 पे -2 माइनस 3 पे -3, ब्रैकेट दोनों क्लोज हो गया है। इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि इसमें केवल माइनस माइनस ही भरा हुआ है, तो इससे कुछ नहीं होता। जहाँ ऊपर माइनस है ना, उसको 1/, के रूप में लिख के सॉल्व कर दीजिए। पहले सबको 1/, के रूप में लिख दीजिए, क्योंकि जब 1 के नीचे जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। 1/2 पे 2 हो जाएगा, ये पहला वाला, और ये हो जाएगा 1/2 पे ये वाला, या फिर ये वाला 1/2 पे 3 हो जाएगा। या नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो डायरेक्ट इसको लिखेंगे, पहले प्रश्न एक बार तो लिखेंगे ही। उसके बाद से देखिए, ये इतना पद कोई ये 2 लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं तीसरा पद, ये वाला 1/4, यानी 1/2 पे 2 होगा ना, तो 1/2, 2 दूना 4, 1/4 हो जाएगा। और ये है 1/2 पे 3, तो 2 दूना 4, दूनी 8 हो जाएगा। और चिन्ह के साथ ही रहेगा माइनस, ये चिन्ह नहीं बदलेगा। और यहाँ पे है तीसरा जो पद है 2 पे -2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 पे 4, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। और ये 3 पे -2 है, 1/3 पे 2, यानी 3 त्रिका 9 हो जाएगा। ये चिन्ह के साथ लिख लिया। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। छोटे ब्रैकेट में दिया हुआ है 1/4 - 1/9, तो 9 चौको 36, इसका एलसीएम हो जाएगा 36। और 4 से 9 में 36 में भाग देंगे 9 आएगा, 9 माइनस, और 9 से 36 में भाग देंगे 4 आएगा। ऊपर 4 से 1 में गुणा करेंगे, 4 में 4, तो 9 में 4 जा 5, यानी 5/36 आ गया चिन्ह के साथ। उसके बाद से जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो ये चूंकि प्लस में आएगा, 9 में से 4 जाएगा ना, तो 5 आएगा। और चूंकि इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है, तो माइनस हो जाएगा, -5/36। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें जो ब्रैकेट दिया हुआ है 36 है, तो 36 इसका और 8 का जो एलसीएम होगा, लॉस 72 होगा। अब 8 9 72, -9 हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले 9 दिया हुआ है। और यहाँ पे 36 दूनी 72, 5 दूना 10, तो -10 हो जाएगा। -9 -10 मिलके -19 होगा। तो माइनस यानी 1/4 माइनस और -19 होगा ना, -19/72 होगा। और इसके पहले ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी प्लस 19/72, तो 72 एलसीएम हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे। अब 4 से 18 चौको 72, 18 कम में 18, ऊपर 18 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 72 दिया है, 72 कम में 72 भाग देंगे तो, और 19 में गुणा करेंगे तो 19, यानी 18 19 को 18 दूना 36 और 1 37, 37/72, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है दूसरा, 2 पे 5 घात गुणे 16 पे -2 घात भगे 2 पे 3 घात। 3 नहीं है, ये -3 है। देखिए ऊपर प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -3 है, वहाँ माइनस छूट गया है सलूशन करते हुए, तो यहाँ पे -3 होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 पे 5 गुणे और 16 को लिख सकते हैं 2 पे 4 घात, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 होता है। और ये 2 के घात में क्यों तोड़ रहे हैं, नहीं 2 का बेस में इसलिए क्योंकि यहाँ पे भी 2 बेस है, यहाँ पे भी 2 पे बेस है, और यहाँ पे 16 को भी 2 पे और जो लिख लेंगे तो बेस सबका समान हो जाएगा। चूँकि हम लोग जानते हैं नहीं, आधार समान हो तो जो घात होते हैं जुड़ जाते हैं, जिससे कि आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो 2 पे 4 16 को लिख लेंगे, और ऊपर उसका 2 घात ऑलरेडी है माइनस के साथ, और भगे है 2 पे -3 है, -3 है। जब भाग होगा तो ये नीचे चला जाएगा -3, और जब नीचे से जब ऊपर इसको करेंगे गुणा के, भाग है तो गुणे में बदलेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा घात,
तो नीचे है 2 पे 5 गुणे 2 पे -8 गुणे 2 पे 3, यहाँ पे 3 घात हो गया है। अब देखिए यहाँ पे आधार बराबर है सबका, तो आधार बराबर है तो सबका जो घात है जुड़ जाएगा चिन्ह के साथ। तो ये 5 प्लस में है और ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो सबको जोड़ दिया और 5 प्लस और 3 प्लस वाला मिल के 8 हो जाएगा प्लस में। अब -8 ऑलरेडी है तो माइनस प्लस मिलकर कैंसिल हो जाएगा, यानी 8 में से 8 जा 0। अब किसी भी संख्या पे अगर जो 0 का मान 1 होता है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 पे 0, इसका मान जो आएगा 1 आएगा, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16। एक टेलीविज़न सेट का मूल्य 15,625 रुपये है। यदि उसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% घटता है तो 3 वर्ष बाद उसके मूल्य में कितनी गिरावट आएगी। यानी देखिए जो ब्याज निकालना था ना उसी तरह से ये है, लेकिन यहाँ पे घट रहा है, वहाँ बढ़ रहा था, यहाँ पे घट रहा है। मूलधन के रूप में दिया हुआ है इसका मूल्य 15,625 और दर के रूप में 8% दिया है और प्रति वर्ष यानी वार्षिक दिया हुआ है, 3 वर्ष समय दिया हुआ है और ये लेकिन घट रहा है तो उसका फार्मूला वही लिखेंगे, बस बीच में माइनस लगा देंगे। इसका सलूशन देखते हैं। दिया हुआ है मूल्य यानी P बराबर 15,625, आर दिया है रेट 8%, समय दिया है 3 वर्ष। हम जानते हैं कि A बराबर होता है P × 1 + R/100 पे n, लेकिन यहाँ पे घट रहा है ना तो माइनस बीच में लगा देंगे, 1 - R/100 पे n। तो A बराबर हो जाएगा 15,625, 1 + R का मान 8 था, 100 पे 3। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8 और 4 से 25 बार में। अब 25 से कम है 25, 25 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 25 में 4 नहीं, 4 दूना 8 हुआ है ना, 2 जाएगा तो 23 बचेगा और 3 घात ऊपर है तो 15,625 में गुणा होगा 23/25, 23/25, 23/25 3 बार। अब यहाँ पे आप कैंसिल कर देंगे 25 से, 25 छक्के 150, कितना बचेगा? 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। 25 दूना 50, 12 बचेगा, 125 होगा। अब 25 बचे 125, 6 से 25 हो जाएगा, यानी ये 6 से 25 बार में कट गया, 25 से फिर से 25 से कट जाएगा, 25 एकम में 25 दूना 50 और यहाँ पे बचेगा 12, 125 होगा। 25 25 125 बार में कट जाएगा, फिर से 125 कट जाएगा, यानी तीनों बार 25 से 15,625 कैंसिल हो जाएगा। अब 23 × 23 × 23 को कर लेंगे, 3 × 3 = 29, 27। और देखिए यहाँ पे गुणा तो आप कर ही सकते हैं, मिश्र धन आ जाएगा इसका 12,167 रुपये। चूँकि उसका गिरावट निकालना है ना, तो गिरावट निकालने के लिए जो मूलधन दिया हुआ है उसका P, उसको घटा देंगे 12,167। इसमें से जो मूलधन नहीं घटाएंगे, चूँकि ये घट रहा है, बढ़ रहा था तब मिश्रधन आ रहा था तो ज़्यादा आ रहा था, उसमें से मूलधन को घटा रहे थे, लेकिन यहाँ पे ये घट के इतना हो जाएगा इसका। अब उसका जो गिरावट है ना, तो पहले जो उसका मान था, मूल्य था, ज़्यादा था, उसमें से इसको घटाएंगे, इतना आप ध्यान में रखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर आ जाएगा 3,458 रुपया, यही सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आंसर गलत लिख दिया हुआ है, लिखा है गिरावट के बाद मूल्य दिया है 12,167 रुपये। प्रश्न संख्या 17 है, लोहे के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इसमें से 15 सेंटीमीटर लंबे, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो लोहे के घनाभ के आकार का जो टुकड़ा है उसका आयतन में इस छोटे टुकड़े से भाग दे देंगे, बस सिंपल सा है। इसका सलूशन देखते हैं। घनाभ का आयतन बराबर पहले निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें कुछ बदलना भी नहीं है, सब सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। तो 75 × 15 × 5, 5,625 और छोटे टुकड़े का आयतन भी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होगा, तीनों का गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। अब टुकड़े की संख्या निकालने के लिए घनाभ के आयतन में छोटे टुकड़े से भाग दे देंगे, 5625/45 यानी 125 टुकड़ा आ जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है, 15x पे 4 + 3x² - 18 का गुणनखंड कीजिए। तब इसका गुणनखंड करना है। अब यहाँ पे देखिए 4 घात दिया है, यहाँ 2 घात दिया है, यहाँ पे 18 दिया है। अब 18 × 15 को अगर जो 18 में से 15 को घटाएं तो 3 आएगा। मध्य पद इसका तोड़ेंगे तो 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 आएगा, और 18 और 15 का गुणा करेंगे तो उतना ही तो आएगा। 18 में से 15 घटा देंगे तो इसको देखिए लिखेंगे 15x पे 4
प्लस 18x² माइनस, यहाँ पे x² लिख के 18 माइनस 15 कर देंगे। जब ये ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस 18x² माइनस 15x² माइनस 18। अब यहाँ पे 3x, इन दोनों में 3x² कॉमन लेंगे तो 3 × 5 = 15 5x² प्लस यहाँ पे 3 × 6 = 18, x² भी चला जाएगा तो प्लस 6, और इन दोनों में -3 लेंगे कॉमन तो 5x² प्लस 6 होगा। अब इन दोनों में 5x² प्लस 6 कॉमन है तो इसको कॉमन ले लेंगे 5x² प्लस 6, यहाँ पे बचे, यहाँ पे है 3x² और यहाँ पे -3। एक ब्रैकेट में ये इतना हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 5x² प्लस 6। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले में 3 कॉमन ले सकते हैं, फिर से 3 जब कॉमन लेंगे तो x² - 1 हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा 5x² प्लस 6। अब ये a² माइनस b² में टूट सकता है, a² यानी x² माइनस 1 का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, और यहाँ पे 5x² प्लस 6 है ही। तो इसका जो गुणनखंड आ जाएगा, इसको सिस्टमेटिक तरीके से लिख देंगे, जो 2 घात है उसको पहले लिख देंगे, इन दोनों को बाद में लिख देंगे। नहीं भी लिखेंगे आप, यहाँ तक भी करते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा, ये सही है। बाकी लिख देंगे आप 3 गुणे 5x² प्लस 6, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, यही गुणनखंड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 2019 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2019 का पहला लघु त्रिप्रश्न है, 1000 रुपये का 10% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे तो सारा मान दे दिया है, p दे दिया है, r दे दिया है, समय दे दिया है, बस चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले में रख देना है, आपका मान निकल जाएगा। तो इसका सलूशन देखते हैं। मूलधन बराबर 1000, दर बराबर 10%, समय बराबर 2 वर्ष। हम जानते हैं कि मिश्रधन का फार्मूला होता है a बराबर p इंटू 1 + r/100 पे t। अब a मिश्रधन है, यहाँ पे p मूलधन है और समय t है और r दर है। सबसे पहले हम लोग मिश्रधन निकाल रहे हैं। मिश्रधन बराबर हो जाएगा, ये मूलधन 1000 धन 1 धन 10, दर 10 है बटे 100 पे 2। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 से कम है 10 धन 1, यानी 1000 × 11 बटे 10 × 11 बटे 100, क्योंकि ऊपर 2 घात है। अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 × 11 121, और 10 से गुणा होगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, यानी 1210 रुपये आ गया मिश्रधन। अब ब्याज निकालना था, ब्याज बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। मूलधन था कितना, 1200 रुपया, 1000 रुपया, सॉरी 1000 रुपये जब 1210 में से घटाएंगे तो 210 रुपये इसका ब्याज निकल जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 13, एक ठोस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 4:5:6 अनुपात में है, उसका आयतन 960 घन सेंटीमीटर हो तो घनाभ की मापें, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको, ये भी आसानी प्रश्न है, कोई बहुत कठिन नहीं है। इसका सलूशन देखते हैं। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में अनुपात है 4:5:6 का। अब माना कि घनाभ की लंबाई 4x, x से मल्टीप्लाई करके अब इसमें लिख लेंगे, क्योंकि अनुपात में है। 4x, चौड़ाई 5x और ऊंचाई 6x है, और दिया है घनाभ का आयतन बराबर 960 घन सेंटीमीटर, और हम जानते हैं घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 960 बराबर 4x इंटू 5x इंटू 6 है, तो 4 × 5 = 20, 20 × 6 = 120, 120 x क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x गुणे x स्क्वायर और x² गुणे x क्यूब, यानी 120 x क्यूब हो जाएगा। अब x क्यूब बराबर होगा 960 बटे 120। अब यहाँ पे 120 जो 960 को काट देगा, देखिए 960 बटे 120 करेंगे, 1 0 से तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 12/96 यानी 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x क्यूब बराबर 8। अब चूँकि हम जानते हैं कि 2 का क्यूब 8 होता है, 2 पे 3 घात का मान 8 होता है, तो 2 पे 3 बराबर x क्यूब है, और x क्यूब है, और केवल आधार का जब घातों का तुलना करेंगे तो जो तीनों घात है, तीनों घात बराबर है, तो आधार के बराबर आधार हो जाएगा, यानी x बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे x बराबर 2 आ गया। अब माने हैं लंबाई बराबर 4x, तो 4 × 2 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5x यानी 5 × 2 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई 6x 6 × 2 12 सेंटीमीटर, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, x² - 1 - 2y - y² का गुणनखंड कीजिए। तो इसका सलूशन देखते हैं। इसका गुणनखंड करने के लिए अब जो देखिए यहाँ पे x² है, और दूसरे में ये जो 3 पद हैं इसमें केवल और जो माइनस ले लेते हैं,
तो और ये इसका क्रम बदल के लिख लेंगे y² + 2y + 1, तो ये फार्मूला बन जाएगा y + 1 का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो उसी में देखिए a² + 2ab, b का मान है 2 इंटू वाई और इंटू 1 का मान एक ही होगा, यानी 2y + 1, यानी y + 1 का होल स्क्वायर है। अब ये एक और फार्मूला बन गया a² - b²। इसका जो सूत्र होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b, तो उसी के रूप में लिख लेंगे। एक ब्रैकेट में x + y + 1 और दूसरे ब्रैकेट में x - y + 1। अब इसको, ये ब्रैकेट में है ना, इसके पहले माइनस है, तो इस माइनस को, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो दोनों को माइनस कर देगा। तो यहाँ लिख लेंगे x - y - 1, और एक में तो है ही है x + 1 + 1, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 15। एक वृत्त में एक 10 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई जिसकी केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त का जो जीवा होता है वो केंद्र से जो लंब उस पर आता है वो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है। तो ये जो OA है, ये इसकी लंबाई तो दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, यानी केंद्र से दूरी उसकी 12 सेंटीमीटर है जीवा की, तो ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसकी लंबाई दिया हुआ है जीवा का 10 सेंटीमीटर। जब ये 10 सेंटीमीटर दिया है, जब ये 2 बराबर भागों में बांटेगा तो इसका जो त्रिज्या हो जाएगा वो 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो जो अंदर जो त्रिज्या बना हुआ है, एक का मान दिया हुआ है 12 और दूसरे का 10 का आधा किए हैं तो 5 निकल गया। अब पूछा क्या है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की, यानी यही है ना जो कर्ण, यही कर्ण का मान निकालना है। और ये समकोण त्रिभुज बनेगा, क्योंकि वृत्त से जीवा पर खींचा गया लंब समकोण त्रिभुज होता है। तो इसका सलूशन देखते हैं। जीवा 10 सेंटीमीटर है, केंद्र से दूरी 12 सेंटीमीटर है। तो चित्र के अनुसार जब त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या का नाम क्या है, यहाँ पे देखिए OB नाम है, OB स्क्वायर बराबर होगा OA² + AB²। OA ये है लंब है और आधार है AB, यानी आधार का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर अधन 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 होता है और 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25 होता है। 144 में 25 जुड़ेगा 169, और ये स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा तो करड़ी में हो जाएगा 169 करड़ी में होगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 13 बाहर आएगा, 2 बार गुणा रहेगा, 13 × 13 बराबर होता है 169। तो एक बार 13 बाहर आएगा तो 13 हो जाएगा OB का मान, यानी जो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 16 है, संख्या 1 से 20 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य का हम लोग फार्मूला जानते हैं कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। 1 से 20 तक की सम संख्याओं को लिखना है। तो सम संख्या क्या होती हैं, 2, 4 जो 2 से विभाजित हो जाए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 18, यानी 20 के पहले ही तक लिया है, 18 तक लिया है। अब इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ के, और कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है, तो 9 से भाग दे देंगे, 9 से भाग दिया हुआ है। अब इसको जोड़ने के लिए देखिए, और जो लास्ट पेयर बनाते चलें, 18 और 2 मिलके 20 होता है, और 4 और 16 मिलके 20, 2 20 हो जाएगा, 6 और 14 मिलकर 20, और 8 12 मिलकर 20, एक 10 है, यह है। तो यहाँ पे 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, और 20 चौको 80, 80 10 90। बहुत आसानी से इसको जोड़ लिए, 90 बटे 9 हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा, 9 10 में 90, समांतर बाद 10, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित घातांकी रूप को लघु गुणक रूप में, लघु गुणक नहीं होगा, लघु गणक होगा, रूप में प्रदर्शित कीजिए। ये प्रश्न अति लघुत्री में भी पूछा हुआ था और बहुविकल्पी में भी पूछा हुआ था। यहाँ पे भी दिया हुआ है, 1-1 नंबर का प्रश्न है, क्योंकि ये 17 लघुत्री 2 नंबर का प्रश्न होता है, 2 दिया हुआ है, 1-1 नंबर का प्रश्न है। तो पहला है इसमें 13 का स्क्वायर बराबर 169 दिया है। चूँकि हम लोग जानते हैं कि जब जो यहाँ बेस रहता है वो बेस नहीं बदलता है, लॉग बेस 13 ही रहेगा, और जो बराबर में रहता है ना वो इसके इंटू मल्टीप्लाई में आ जाएगा 169, जो घात के रूप में होता है वो बराबर के बाद चला जाएगा। बराबर यहाँ पे कितना घात है, 2 घात है, तो 2 हो जाएगा। यही नीचे दिया हुआ है, लॉग बेस 13 इंटू 169 = 2। और यहाँ पे भी वैसे ही हो जाएगा, लॉग बेस नहीं बदलेगा, 10 पे -3, और ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, -3 नहीं, ऊपर तो ये घात है तो बराबर में जाता है,
और ये 1/10 है, इसमें मल्टीप्लाई के साथ आ जाएगा, यानी इसका मान हो जाएगा log बेस 10 इंटू 1/10 इक्वल टू -3। यहाँ पे देखिए लघुगुणित के रूप है, यहाँ नीचे है log बेस 10 इंटू 1/10 पे 3 इक्वल टू -3। यही दोनों इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, एक समद्विबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण से 4 गुना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु है यानी जो दो भुजाएं जिसके बराबर होती हैं उसी को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, यानी ये और दो भुजाएं बराबर हों उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यहाँ पे कंडीशन दिया है कि समबाहु त्रिभुज के समान कोण तीसरे कोण के 4 गुना है, तो माना तीसरा कोण x है, तो जो समबाहु त्रिभुज के कोण हो जाएंगे 4x हो जाएंगे, और सबका योग 180 अंश के बराबर कर देंगे, x का मान निकल जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका सोल्यूशन देखते हैं। माना तीसरा कोण x है, तो अतः अन्य दो कोण हो जाएंगे 4x और 4x हो जाएगा। हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 अंश होता है, यानी x और जो समद्विबाहु जो त्रिभुज के जो दो भुजाएं हैं वो 4x हो जाएंगी और 180 और 4 4 8 और 1 9, 9x इक्वल टू 180, यानी x बराबर यहाँ 9 गुणा में है x के साथ, तो दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा 180 भागे 9, तो 9 दूना 18 20 आ जाएगा। x की वैल्यू आ गया 20। अब तीसरा कोण तो x माने थे तो 20 ही अंश होगा, हमने दो कोण जो 4x माने थे 4x, तो 4 गुणे 20 80 अंश, यानी समद्विबाहु त्रिभुज का जो कोण होगा वो 80 अंश का होगा और तीसरा कोण जो होगा 30 अंश का होगा। इसके बाद हम लोग 2018 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2018 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए। यह भी बताइए कि प्रदत्त प्रतीक किन अर्थ में है। यहाँ पे अर्थ होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज का बस फार्मूला लिख देना है, जो भी फार्मूले में जो चिन्ह आएंगे ABCD APR TN ये सब इसका मान बता देना है कि कौन क्या है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र A इक्वल टू P इंटू 1 पर R/100। अब यहाँ पे A मिश्रधन है, चक्रवृद्धि मिश्रधन है, P प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, R रेट यानी ब्याज है और N है समय है यानी टाइम समय है। तो बस इतना आपको लिखना था, 2 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है, 14 - 5x - x² गुणनफल के गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल नहीं है, यहाँ पे गुणनखंड होगा, ये प्रश्न गलत दिया हुआ है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 14 - 5x - x² है, तो इसको भी मध्य पद तोड़ेंगे। बस ये है कि थोड़ा ये उल्टा दिया हुआ है, पहले ये दिया है फिर ये, इसको ऐसे रखना चाहिए x² - 5x, तो ठीक है कोई बात नहीं, कन्फ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे 14 एकम में 14 होगा और 5 को 2 बराबर भागों में बांटिए, जोड़ने या घटाने पर उसका जो गुणनफल है 14 है, तो 7 - 2, यहाँ पे -x बाहर होगा ना, तो 7 - 2 जब होगा तो 7x माइनस, और ये माइनस के साथ 2 के साथ जब गुणा होगा तो +2x, यही 2x लिखा हुआ है -x²। अब यहाँ पे 7 कॉमन हो जाएगा तो 2 - x, और यहाँ पे +x कॉमन होगा तो 2 - x। अब एक ब्रैकेट में यहाँ इन दोनों में 2 - x कॉमन ले लेंगे, तो एक ब्रैकेट में 2 - x, दूसरे में यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, तो 7 + x, यही गुणनखंड हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यानी 5 सेंटीमीटर, यानी लंब का मान है पहले कंडीशन में 5 सेंटीमीटर, तो किसका मान दिया हुआ है, तो जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो जो लंब जो जीवा पे आके काटता है वो उसको 2 बराबर भागों में बांटता है, तो 24 है तो 12 हो जाएगा। उसके बाद है उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है, यानी लंब जब 12 सेंटीमीटर है तब उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसका सलूशन देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से जब उसका जो ये लंब का मान जब 5 सेंटीमीटर है, यानी जीवा से केंद्र की दूरी जब 5 सेंटीमीटर है, तो उस समय जो जीवा की लंबाई है 24 सेंटीमीटर है। तो जब 24 सेंटीमीटर है तो उसका जो ये 2 बराबर भागों में बांटेगा ना, तो ये जो आधार होगा ये 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यानी PB, माना ये P है, यहाँ पे जो ये केंद्र है ये P लिया, और O ये है, और ये मान लीजिए A है, ये 5 है और ये 24 है इसका, तो ये 2 बराबर भागों में बांटेगा ना, तो
ये आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो इससे हम ओ बी यानी त्रिज्या का मान निकालेंगे। सबसे पहले त्रिज्या ही निकालना है हमको, त्रिज्या निकालेंगे तो ओ पी स्क्वायर, ओ पी का मान 5 है और ये आधा मान होगा तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144, 5 का 25। तो यहाँ पे लिखा हुआ है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये तो हमने आपको बताया ही है कि जब केंद्र से डाला गया लंब जो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटेगा तभी तो उसका मान 12 होगा। तो 144 और 25 को जोड़ेंगे 169 169, और यहाँ पे स्क्वायर में है, दूसरी तरफ कड़ी में जाएगा तो ओ बी का मान आ जाएगा 13, चूँकि 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब ओ बी का मान यानी त्रिज्या का मान आ गया 13 सेंटीमीटर। तो पुनः ओ क्यू डी में, अब यहाँ पे फिगर में देखते हैं ओ क्यू डी क्या है। ओ क्यू डी में अब ये जब 12 सेंटीमीटर की दूरी पे होगा तो यानी लंब आ गया 12 सेंटीमीटर, और त्रिज्या का मान हम लोग निकाल ही लिए हैं कितना 13 सेंटीमीटर। अब पूछा है जीवा की लंबाई, इसका लंबाई पूछा है। तो जीवा क्या, पहले आप आधार का ही पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए और इसका दुगुना कर दीजिए। तो आधार पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकालेंगे उस त्रिभुज का, तो ओ डी स्क्वायर बराबर होगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर ये हम निकाला है त्रिज्या, और ये ओ क्यू का दिया ही हुआ है 12 सेंटीमीटर। जब ये लंब है, लंब की दूरी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब क्यू डी का मान निकालना है, यानी इधर का जो मान है ना ये वाला, यही है क्यू डी। तो इसका मान यहाँ पे निकालेंगे हम लोग। तो क्यू डी बराबर हो जाएगा 169 माइनस क्यू डी स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। तो 25 आएगा, यही क्यू डी स्क्वायर है तो उधर करड़ी में जाएगा 25, तो 5 आ जाएगा, यानी क्यू डी बराबर 5। तो ये एक तरफ का ये वैल्यू आया, देखिए फिगर में ये जब 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना तो इसका वैल्यू आया है, ये है केवल 5 सेंटीमीटर। चूँकि पूछा है जीवा का, ये दुगुना होगा ना इसके, तो 5 गुणे 2 कर देंगे तो निकल जाएगा। अब यहाँ पे सी डी बराबर हो जाएगा 2 गुणे क्यू डी, यानी 2 गुणे 5 10 सेंटीमीटर, यही सही उत्तर होगा। तो नीचे लिख सकते हैं आप, अतः जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। प्रश्न संख्या 15 है 10 सेंटीमीटर भुजा के 2 घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन वहाँ पे मान अलग था, यहाँ पे मान अलग है, लेकिन कंसेप्ट एक ही है, विधि एक ही है लगाने का। घनाभ की लंबाई दिया है 10 सेंटीमीटर, और जुड़े हुए घनों की लंबाई जब हो जाएगा, यहाँ पे जब 2 घन ऐसे जुड़ेंगे इसकी लंबाई दोगुनी हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। तो जब 2 घन जुड़ेंगे तो लंबाई उसका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 ही रहेगा और ऊंचाई भी 10 ही रहेगा। ऐसे देखिए फिगर में दे दिया है, बहुत स्पष्ट हो जाएगा। ये जब 2 घन जुड़ेगा ना तो यहाँ पे 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा और ये ऊंचाई 10 ही रहेगा, चौड़ाई 10 ही रहेगा। अब चूंकि हम जानते हैं घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई धन ऊंचाई गुणे लंबाई, यहाँ पे मिट गया क्या, यहाँ लंबाई हो जाएगा। तो लंबाई है 20 गुणे 10, यहाँ 10 गुणे 10 है क्योंकि ऊंचाई और चौड़ाई है, और फिर यहाँ पे लंबाई 1 आ गया है तो 10 गुणे 20 हो जाएगा। 20 गुणे 10 200, और 10 गुणे 10 धन 100 और धन 200, तो 2 दूना 4 और 1 500 हो जाएगा। 500 में 2 से भी तो गुणा करना है, 1000 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न के 16 है साधारण ब्याज की दर से 2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ब्याज वार्षिक ही लग रहा है और यहाँ पे 2 वर्ष 6 माह दिया हुआ है, यानी 2.5 साल हो जाएगा। 2 साल पूरा, 6 माह को तो आधा साल कहते हैं, 2.5 ईयर हो जाएगा। तो मूलधन दिया है 2500 रुपये, दर दिया है 6%, समय दिया है 2 सही 6/12, 6 माह दिया है ना तो 12 से भाग दे देंगे, तो 6 का में 6 6 दूना 12, तो वही हो जाएगा। फिर से भाग देंगे ना 1/2 में 1 से भाग 1 में 2 से भाग देंगे, 2 शून्य में 0, 10 2 5 10, 10.5 आएगा, यानी 2.5 वर्ष हो जाएगा, 2.5 यानी 2 वर्ष और 6 माह में 2.5 साल में। अब इन सभी मानों को साधारण ब्याज के फार्मूले में रख देंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन है 2500 रुपये, दर है 6% और समय है 2.5 वर्ष, यानी 2.5 वर्ष बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और 25 छक्के 150, 150, और इसमें 25 से गुणा कर देंगे और 2.5 है ना तो एक स्थान पे दशमलव भी लगा देंगे। 25 शून्य में 0, अब 25 25 125 का 5 हासिल 12, अब 25 से कम है 25 और 12 37, यानी 3750 होगा, जिसमें एक स्थान पे दशमलव भी लगा है तो एक स्थान पे दशमलव आएंगे, 375 हो जाएगा। यानी साधारण ब्याज जो हो जाएगा
375। यहाँ पे मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन बराबर होगा मूलधन धन ब्याज। तो ब्याज है 375 और मूलधन है 2500 रुपये। तो इसको जोड़ेंगे तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन धन ब्याज, यानी 2500 धन 375 यानी 2875। यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 17 है, यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। वैसे ही निकालेंगे, fx निकालेंगे, जहाँ जहाँ k आएगा तो कोई बात नहीं, वैसे सम ऑफ fx अपन सम ऑफ x करेंगे और समांतर माध्य का फार्मूला दिया है, समांतर माध्य दिया है, वहाँ पे रख देंगे तो k का मान निकल जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पद दिया है, बारंबारता दिया है, तो ऐसे आप लिख लेंगे, एक तरफ पद जिसको x मान लेंगे और दूसरी तरफ बारंबारता इसको f मानेंगे। अब f इंटू एक्स निकाल लेंगे। 5 छके 30, 15 चौको 60, 25 तिहाई 75, 35 गुणे के 35 के यानी 35 के और 45 गुणे 2 90। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो fx निकालेंगे तो सबको जिसमें मान है ना उसको एक साथ जोड़ेंगे अधन 35 के, ये हो जाएगा fx। और इसमें भी इन सबको एक साथ जोड़ेंगे अधन k, क्योंकि ये चर राशि है k। तो इस ऐसे हो गया। फिर से इसका फार्मूला लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर fx सम ऑफ fx अपान x। तब समांतर माध्य दिया है 21.5 और ये 255 धन 35 के बटे 15 धन के। अब 21.5 से इसमें गुणा करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें जब गुणा होगा तो बराबर इसको लिख लेंगे। जब 21.5 में 15 का गुणा करेंगे 322.5 धन 21.5 के हो जाएगा। अब इधर है 35 के, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे बड़े वाले की तरफ। तो 35 में से 21.5 के घट जाएगा, इधर 322.5 में से 255 घट जाएगा तो 13, ये इधर बचेगा। 35 में से 21.5 जाएगा 13.5 और इधर बचेगा 67.5। अब के का वैल्यू निकालने के लिए भाग दे देंगे 67.5 में 13.5 से, तो दोनों ऊपर और नीचे देखिए एक एक स्थान पे दशमलव है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हट गया तो 5 बार में कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट 35, या फिर 5 पैसे काट लीजिए आप। 5 दूना 10, 5 से 35, ऊपर 5 एकम में 5, 1 17, 5 तिहाई 15 और 1 17 हो जाएगा और उसके बाद से 25 हो जाएगा, 5 पचे 25। ऐसे जब आप कैंसिल करेंगे तो k का मान 5 आ जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18, चित्र O में वृत्त का केंद्र कोण OBC बराबर 15 डिग्री हो तो कोण BAC तथा BEC का मान ज्ञात कीजिए। अब चित्र के माध्यम से देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। 15 डिग्री दिया है OBC, OBC किधर है, OBC 15 डिग्री नहीं है, 150 अंश है, गलत दिया हुआ है, फिगर में सही दिया हुआ है 150 अंश है। 150 अंश कोण O का मान दिया है और पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है कोण BAC, यानी जो ये परिधि पे बना कोण है ये तो आधा होता है, ये इसको पूछ रहा है। और BEC पूछ रहा है, BE किधर है, BEC यही एक बार पूछा जा चुका है, ये प्रश्न ऐसे ही आया था, ये सेम प्रश्न नहीं आया था, इसका मान पूछा है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे जब ये कोण O का मान 150 अंश है तो कोण A का मान 75 हो जाएगा, क्योंकि समान वृत्तखंड पर बना परिधि पर कोण केंद्र पर बड़े कोण के मान के आधे के बराबर होता है। तो कोण लिखेंगे डायरेक्ट, कोण BAC बराबर 1/2 गुणे कोण BOC, तो 150/2 हो जाएगा तो 75 अंश ये आ गया। अब ये चूँकि हम लोग जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का मान के योग का मान 180 अंश होता है, तो ये 75 अंश है, तो 180 में से 75 घटाएंगे 105 अंश आ जाएगा, यही सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इसको सिस्टमेटिक आप लिख लेंगे, नीचे दिया हुआ है यहाँ पे कि कोण वही है, यहाँ 15 नहीं है 150 है, यहाँ भी गलत दिया हुआ है। कोण OBC बराबर कोण OCB बराबर कोण OB बराबर OC। इसको ये दूसरे विधि से सॉल्व किया है, क्योंकि यहाँ पे 15 निकालने की क्या ज़रूरत है जब यहाँ पे ना सही दिया है भाई साहब। प्रश्न संख्या 18 है, चित्र O में वृत्त का केंद्र प्रश्न संख्या 18 है, चित्र O में वृत्त का केंद्र है, यानी चित्र O में नहीं होगा, चित्र में ये में पहले होगा। चित्र में O वृत्त का केंद्र है और
जो कोड है ओ बी सी बराबर 15 अंश है। अब ओ बी सी किधर है इसमें, ओ बी सी, यानी ये ओ है, बी और सी, यानी इसका मान दिया हुआ है 15 अंश। अब आगे पढ़ते हैं। हो तो कोण बी ए सी तथा बी ई सी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए बी ए सी किधर है, बी ए सी, यानी जो परिधि पे बना कोण है ना, इसका मान निकालना है। कोण बी ई सी, इसी के साथ जो अर्ध, इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लघु वृत्तखंड पे जो अंतरित कोण है इसका मान निकालना है, कोण बी ई सी का। तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये जो कोण ओ बी सी का मान 15 अंश दिया है ना, तो ये त्रिज्या से देखिए बना हुआ फिगर है, जो कि त्रिज्या तो हर जगह बराबर ही होगा, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सामने वाले सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो जब ये 15 अंश का है ओ बी सी, तो ये भी ओ सी भी 15 अंश का होगा। तो ये दो कोण तो निकल गया, कोण बी और कोण सी का मान इसका निकल गया 15 अंश। हम ये भी जानते हैं कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इन दोनों का मान 15 अंश है, तो 15 दूना 30 अंश। अब केंद्र ओ का मान कितना होगा, केंद्र ओ का ये कोण कितना होगा, तो 180 में से 30 घटाएंगे 150, तो 150 इससे निकल जाएगा। और हम ये भी जानते हैं कि समान चाप या वृत्तखंड पे के परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण के आधा होता है। तो 150 अंश केंद्र ओ है, तो कोण बी ए सी ये हो जाएगा 75 अंश। जब ये 75 अंश निकल जाएगा, तो चूंकि हम ये भी जानते हैं कि वृत्त के अंदर जो चक्रीय चतुर्भुज बनता है उसके आमने सामने के जो कोण होते हैं उनका योग 180 अंश होता है। तो जब ये 75 अंश आ गया, तो कोण बी ई सी भी निकालना है। तो कोण ई का मान हो जाएगा 180 में से 75 घटा देंगे तो 105 अंश हो जाएगा। तो ये पूरा सवाल यहीं पे सॉल्व हो गया। बाकी इसको अब सिस्टमेटिक तरीके से लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, कोण ओ बी सी 15 अंश हो तो कोण बी ए सी तथा कोण बी ई सी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कोण ओ बी सी का मान दिया है, चित्र में देखते हैं ओ बी सी क्या है, ओ बी सी यानी इसका मान दिया हुआ है 15 अंश। तो कोण बी ए सी यानी इसका जो परिधि पे बना कोण है इसको निकालना है, और यह बी ई सी इसका मान निकालना है। ये तो सॉल्व किया हुआ है ये फिगर है ना, इसलिए इसमें सबका मान लिखा है। बाकी केवल 15 अंश मान यही दिया है, ओ बी सी का मान दिया है, बाकी इसका और इसका निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो ओ बी और ओ सी है, यहाँ पे जो ओ बी और ओ सी है वृत्त का त्रिज्या है, तो ये दोनों बराबर हैं। तो इसलिए इसके सामने के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, क्योंकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर और सामने वाले कोण बराबर होते हैं। ये 15 अंश है तो ये भी 15 अंश हो जाएगा। अब त्रिभुज बी ओ सी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये दो कोण का मान दिया है, एक कोण ओ का मान निकालना है। तो 180 में से 15 दूना 30 को घटा देंगे दोनों को जोड़ के, तो 150 आ जाएगा कोण ए का मान। अब ये कोण ओ का मान 50 अंश आ गया, तो इसलिए वृत्त के परिधि पर बना कोण वृत्त के केंद्र पर बने कोण के आधे के बराबर होता है। अगर जो वो दोनों जो कोण हैं वो समान त्रिज्या पे समान वृत्तखंड पर बने हो, तो यहाँ पे वृत्तखंड बी ई सी पर ही कोण बी ओ सी बना है और बी ए सी बना है, इसलिए वो आधे के बराबर होगा। तो ये 150 है तो ये 75 हो जाएगा। अब ये भी जानते हैं कि वृत्त के अंदर चक्रीय चतुर्भुज जो होता है उसके आमने सामने के जो कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। तो कोण ए का मान 75 अंश है, तो कोण ई का मान 180 में से 75 घटा देंगे 105 अंश हो जाएगा। तो इन दोनों का मान निकल गया 75 अंश और 105 अंश। अब इसको लिख देंगे, कोण ओ बी सी बराबर 15 अंश दिया हुआ है, कोण ओ बी सी बराबर कोण ओ सी बी हो जाएगा, क्योंकि ओ बी और ओ सी दोनों त्रिज्याएं हैं, ये बराबर होंगी, इसलिए कोण ओ सी बी बराबर 15 अंश हो जाएगा। क्योंकि एक का तो 15 अंश दिया है ओ बी सी ये, तो इसीलिए ये भी ओ सी बी भी 15 अंश हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। उसके बाद है त्रिभुज ओ बी सी में ये ओ बी सी अधन कोण ओ सी बी अधन कोण ओ बी ओ सी 180 अंश होगा, क्योंकि जो अंदर वाला जो ये कोण है ना इसकी बात कर रहा है। ये तो 15 अंश का मान निकल गया। अब इसकी ओ है इसका बात कर रहा है, ये और ये तीनों मिलकर 180 अंश। तो इन दोनों का मान दिया है 15। अब बी ओ सी इसका निकालना है, ये बी है और ये है, बी ओ सी का मान निकल जाएगा 180 में से 30 घटाएंगे 150 अंश। अब कोण बी ए सी ये ऊपर ए बना हुआ है, अब बी ए सी का मान निकालेंगे तो इसका आधा कर दिया बी ओ सी का, तो 150 का जो आधा होगा 75 होगा। तो ये पहला मान निकल गया। चूँकि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, इसी के शर्त के अनुसार ये निकाले हैं, तो लिख देंगे ब्रैकेट में। और उसके बाद है
चक्रीय चतुर्भुज के अनुसार बी ए सी और बी ई सी 180 अंश के बराबर होगा। 175 अंश दिया हुआ है परिधि पे बना कोण, तो ये दूसरा जो उसका जो परिधि पे बना कोण है नीचे वाला, वो 180 में से 75 घटा देंगे 105 अंश आ जाएगा। यही सही उत्तर होगा। इसके बाद हम लोग 2016 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। 2016 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यही सवाल तो हर वर्ष पूछा हुआ है। बस आपको सारणी दिया हुआ है, भार और विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। अब इसको x मान लेंगे, दूसरे को f मान लेंगे, fx निकालेंगे, सम ऑफ fx निकालेंगे और सम ऑफ f निकालेंगे। सम ऑफ fx में सम ऑफ f से भाग देंगे, समांतर बाद निकल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है 50 विद्यार्थियों का भार किलोग्राम में। यहाँ पे ऐसे चार्ट बना लेंगे और इसको fx को गुणा करेंगे। 4 चौको 16 160, 42 में 12 का 504, ऐसे सबका गुणा करके इसको जोड़ लेंगे। fx आ जाएगा 2148 और f आ जाएगा सम ऑफ f 50 और समांतर भार का समांतर माध्य बराबर होगा सम ऑफ fx अपॉन n या f, कोई बात नहीं, दोनों बराबर ही है। तो 2148 में 50 से भाग देंगे 42.96 आ जाएगा। 42.96 नहीं, इसको पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका होता है दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते हैं। 42.96, यही सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13 है, हर्षिता ने एक राष्ट्रीयकृत बैंक में 5000 जमा किए। 2 वर्ष बाद उसे कुल कितने रुपए मिले यदि बैंक 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज देता है। देखिए जैसे जैसे नीचे की तरफ हम जा रहे हैं 2016 की तरफ, ये 2016 का प्रश्न है, प्रश्न हल्का होता जा रहा है। अब जो पूछा है 2023 का, देखिए कितना कठिन प्रश्न पूछा हुआ था। तो गणित का जो पेपर है अब जो आ रहा है लेटेस्ट, वो कठिन आ रहा है। तो यहाँ पे केवल मान सबका दे दिया है, बस आप फार्मूले में चक्रवृद्धि ब्याज में भर देंगे, मान निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दिया हुआ है मूलधन 5000, समय 2 वर्ष, दर 8%। हम जानते हैं कि मिश्रधन बराबर होता है मूलधन गुणे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बट्टे 100 पे समय, यानी P इंटू 1 प्लस R/100 पे यानी या फिर T। तो 5000 1 प्लस R का मान है 8/100 पे 2, तो 4 से कट जाएगा 8, 4 दूना 8 और 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 से कम 25 और यहाँ पे 2 था ना, 4 दूना 8, तो 25 से 2 27, 27/25 और ये ऊपर 2 घात है तो 2 बार गुणा हो जाएगा। 5000 गुणे 27/25 गुणे 27/25 और 25 से कट जाएगा, 25 दूना 50, 200 हो जाएगा। फिर 25 से कट जाएगा, 25/200, 27 गुणे 27 और यहाँ पे 8 से गुणा करेंगे 27 में, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूना 16, 16 5 इक्कीस, 216 हो जाएगा। 216 में जब 27 से गुणा करेंगे तो 5832 रुपये हो जाएगा मिश्रधन। तो 2 वर्ष बाद कुल जो धन उनको प्राप्त होगा 5832, यही सही उत्तर होगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 14, अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए जो कमरा है ना, वो घनाभ के आकार का है, क्योंकि देखिए मान अलग है, 4, 3.5 और 3 मीटर, यानी अगर जो सबका मान बराबर होता तो घन के आकार का होता, लेकिन यहाँ पे ये घनाभ के आकार का है, तो घनाभ के आकार ऐसा होता है। अब यहाँ पे कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, इसका, इस दीवार का और पीछे वाले का, फिर ये सामने वाले का, फिर इधर का, यानी छत को छोड़ देना है और फर्श को छोड़ देना है। तो जब फर्श और छत को छोड़ देना है तो सबसे पहले आप परिमाप निकाल दीजिए। परिमाप जो होगा ये घनाभ है, इसके चारों दीवारों का ये परिमाप निकल जाएगा, उसमें ऊंचाई से और जो गुणा कर देंगे तो केवल दीवार का ही क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी उसके कमरे के चारों दीवारों का डायरेक्ट फार्मूला भी आप जानते होंगे, होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, उसका परिमाप निकाल के उसमें ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। तो दिया है तो इसको करते हैं। कमरे का लंबाई दिया है 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। हम जानते हैं कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई या गुणे ऊंचाई। तो लंबाई चौड़ाई दिया है 4 और 3.5, इसमें वैल्यू भर देंगे और गुणे 3 से गुणा कर देंगे। 4 और 3.5 मिल गए 7.5 और 7.5 में ये 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 से गुणा करेंगे, 6 पच्चे 30, 30 के 0 हासिल 3, 6 सत्ते 42, अब 42 3 45 और चूँकि 7.5 है ना, एक स्थान पे दशमलव भी लगेगा तो 0 के पहले यहाँ पे दशमलव लगेगा तो 45, दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो 45 वर्ग मीटर हो जाएगा कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद है प्रश्न के 15, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र दिया है, यदि ABC बराबर 40 अंश तथा CAB बराबर 80 अंश है तो कोण ADB का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले फिगर में देखते हैं कौन क्या है। यहाँ पे फिगर में है कोण ABC बराबर 40 अंश दिया है,
40 और 80 अंश ए डी बी का मान निकालना है। ए डी बी सबसे पहले देखिए किधर है, ए डी बी इसका मान निकालना है। ये 40 अंश दिया है, ये 80 अंश दिया है। 80 अंश देखिए ये अधूरा नहीं दिया है, ऊपर वाला त्रिभुज में नहीं, ये पूरा है। कोण सी ए बी का मान दिया हुआ है 80 अंश। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चूँकि हम जानते इसको इस त्रिभुज को कंसीडर करें, त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए दो कोण का मान दिया है, इसका 80 अंश और इसका 40 अंश। तो इससे ये निकल जाएगा कोण सी का मान। जब कोण सी का मान निकल जाएगा तो हम जानते हैं कि जो एक ही वृत्तखंड पर बना जो कोण होता है वो आपस में बराबर होता है, परिधि पे बने कोण के बराबर। ये जो जितना सी होगा ना उतना ही बड़ा ये भी होगा, कोण डी होगा। तो डी सी निकल ही गया, 180 में से 80 और 40 को जोड़ के निकाल लेंगे और इसी के बराबर ये हो जाएगा। तो इसको सोल्यूशन देखते हैं। दिया हुआ है ए बी सी बराबर 40 अंश और कोण सी ए बराबर 80 अंश। नीचे है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी ए बी या कोण ए बी सी या कोण ए सी बी, वही है नीचे वाला जो ऐसे त्रिभुज है ना, ये वाला। तो इसका मान निकालना है। तो कोण इसमें ये 80 अंश है और ये 40 अंश है, इन्हीं दोनों को जोड़ के एक हटाया हुआ है। तो कोण ए सी बी का मान निकल गया है 140। जब 120 घटा देंगे 180 में से तो 60 अंश निकल जाएगा। हम जानते हैं कि एक ही वृत्तखंड पे बने कोण बराबर होते हैं। जो परिधि पे वृत्तखंड पे बने जो कोण होते हैं, परिधि पे बनते हैं जितने भी कोण, वो सब बराबर होते हैं। तो ए सी बी बराबर ए डी बी हो जाएगा 60 निकला है, तो ए डी बी बराबर 60 अंश हो जाएगा। यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16। यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 और बाजार मूल्य 40 प्रति शेयर बताया गया हो तो क्रेता को 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा तथा शेयरधारी को क्या लाभ होगा जबकि उसके शेयर की अंकित मूल्य पर खरीदा हो। यानी शेयरधारी का लाभ बताना है। क्रेता तो खरीदेगा 40 रुपये में, ऐसा प्रश्न आ चुका है, वहाँ पे दिया था 40 रुपये में बेच रहा था और 200 शेयरों की संख्या थी, तो वहाँ हम लोगों ने निकाला था। तो वैसे ही है बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा मान बस बदला है। तो इसका सलूशन देखते हैं। एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है तथा बाजार का मूल्य 40 रुपये है। तो क्रेता 300 शेयरों के लिए दिया गया मूल्य बराबर होगा 300 गुणे 40। क्रेता इतना मूल्य देगा शेयरधारी को, वो इतना में बेचेगा इसको शेयरधारी। इसलिए शेयरधारी प्रत्येक शेयर अंकित मूल्य पर खरीदता है तथा बाजार मूल्य पर बेचता है। तो शेयरधारी द्वारा प्रत्येक शेयर पर प्राप्त लाभ होगा, वो 10 में खरीद के 40 में बेचता है, तो उसको लाभ कितना होगा। 40 में से 10 घटा देंगे 30 में, और कितना शेयर है 300 है, तो 300 में 30 से गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, यानी 9000 रुपये में वो उसका 9000 तो केवल लाभ हो जाएगा। ये पहले ही घटा के और जो गुणा कर देंगे तो डायरेक्ट लाभ निकल जाएगा। अन्यथा अगर जो एक शेयर का जो विक्रय मूल्य है 40 है और 300 है, तो सबसे पहले आप बेचने में निकालिए कितना धन अर्जित कर रहा है, तो 4 3 12,000 हो जाएगा। और उसका अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपया से वो लेता है, तो 10 गुणे 300 तो 3000 में वो खरीदता है। तो 3000 और 12,000 में 3000 घटा देंगे तब भी 9000 आ जाएगा। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं और जैसे दिया है ऐसे भी। प्रश्न संख्या 17 है 3x² + 10x - 8 का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड इसका करना है। तो 8 त्रिका 24 होता है, 24 को 2 बराबर भागों में ऐसे बांटना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर 10 आए। तो 12 दूना 24, 12 में से 2 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। इसका +x लिख के और 12 - 2 कर देंगे तो +12x - 2x हो जाएगा। मध्य पद तो 12x - 2x हो गया है। अब पहले वाले में कॉमन है 3x तो यहाँ से केवल x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा। अब -2 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x + 4 होगा। अब एक ब्रैकेट में यहाँ पे इन दोनों में फिर से देखिए x + 4 कॉमन हो जाएगा, तो x + 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचा 3x और यहाँ -2, तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3x - 2 × x + 4। प्रश्न संख्या 18 है एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस टुकड़े की आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ दिया है, चूँकि ये घन है ना, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ से इसका एक भाग निकल जाएगा, एक का मान निकल जाएगा। जब एक का मान निकल जाएगा तो उसका आयतन भी निकल जाएगा। आयतन होता है 1 क्यूब। ये 2016 का प्रश्न है, आसान प्रश्न है। तो संपूर्ण पृष्ठ बस फार्मूला याद होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ बराबर 216 दिया है। हम जानते हैं कि घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a²। यहाँ पे l दिया है, आप कोई भी चर मान सकते हैं, कोई भी लेटर मान सकते हैं दिखाने के लिए। l यानी 6l²। अब 6 से भाग दे देंगे 216 में 36 आ जाएगा।
अब किसका स्क्वायर है 36, 6 का स्क्वायर तो यह बराबर 6 आ जाएगा, यानी एक घन की एक पहली भुजा आ गई, एक भुजा 6 सेंटीमीटर। तो अब घनाकार टुकड़े का आयतन बराबर हो जाएगा एल क्यूब, और जो ए लिखते तो ए क्यूब लिखते, तो 6 के 36 छक्के 216 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर इसका सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। आज हम लोग गणित विषय के 8 सालों के लघुत्तरीय प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया। तो इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थर्ड सेमेस्टर के सभी विषय के प्रीवियस ईयर 2023 से 2016 तक के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं। और राजन सीरीज के भी सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक अलग अलग दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप राजन सीरीज भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।